फाइन। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो वेबिनार है अकाउंटिंग कार्निवल, तो उसका जो मेन क्रक्स है वो ये है कि हम लोग एकदम लाइव रखने वाले, एकदम इंटरेक्टिव रखने वाले हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस जो होंगे हम उनका डिस्कस करेंगे और एकदम इनफॉर्मल रखने वाले हैं। कोई ज्यादा ज्ञानबाजी अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग मैं छोटा सा अकाउंटिंग बाबा का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर अपने सेशन स्टार्ट कर देंगे। सो अकाउंटिंग बाबा के बारे में अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं, तो अकाउंटिंग बाबा एक वेबसाइट है accountingBaba.com करके, जो जॉब्स प्रोवाइड करता है अकाउंट्स और सीए कम्युनिटी को। मतलब जो भी अकाउंटिंग के लोग हैं जो अकाउंट्स करते हैं, है ना, तो हम लोग उसको जॉब प्रोवाइड कराते हैं। हम कौन है? हम लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, उनकी जो हायरिंग प्रोसेस है उनको स्मूथन करने के लिए, है ना। तो जैसे कि कोई कंपनी में रिक्वायरमेंट हो तो पूरा उनका डिटेल में जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के साथ साथ आवाज नहीं आता है, बस धीरा करने। बहुत बड़ा आवाज है। जो भी है अपना एक बार म्यूट कर ले, क्योंकि वो आपका आवाज जो है पूरे जितने भी लोग हैं उन सबको जाता है। तो एक बार आप अपना माइक म्यूट कर ले। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो वी आर द रिक्रूटमेंट आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जब भी डेटा एंट्री की हो सकती है, जूनियर की हो सकती है, सीनियर की हो सकती है, उनकी ओपनिंग जो आती है हम लोग उनको प्रोफेशनली अकाउंटेंट्स और सीए प्रोवाइड करके देते हैं। आज तक हमारे साथ 10,000 से भी ज्यादा अकाउंटेंट्स और सीए पूरी इंडिया से जुड़ चुके हैं। और हम क्या करते हैं, तो हम लोग ट्रेनिंग में भी है। रिक्रूटमेंट हमारा मेन फोर्टे है, लेकिन ट्रेनिंग में इसके लिए हम लोग आए। तो काफी लोगों को क्या होता है कि अकाउंट्स में एंटर करना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, उनको जीएसटी नहीं आता, उनको टीडीएस नहीं आता, है ना। तो वो चीज का सॉल्यूशन क्या है, तो हम लोग उनको 15 दिन का एक ट्रेनिंग देते हैं जहाँ से वो एंटर कर पाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि काफी लोग सालों से 4 साल 5 साल हो गए अकाउंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं लेकिन सैलरी वो नहीं बढ़ा पा रहे, तो उनके लिए हम लोग ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, टीम की अगर बात करूँ तो कौन कौन है, तो एक तो मैं हूँ जो टीम का कैप्टन हूँ। इसके अलावा मोहम्मद है। मोहम्मद जी जो है वो हमारे टीम मैनेजर है। इसके साथ साथ में वी हैव मेघना चौहान, अमीषा सापरा, अर्चना धनानी एंड पायल एज एचआर रिक्रूटर। मतलब आपको वो लोग काफी लोगों को आपको बात ही हुई होगी उनमें से। आज हम उनसे भी सुनेंगे, उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैंडिडेट्स क्या एक्सपीरियंस देते हैं। चलिए प्लीज अगेन कि आप अपना माइक म्यूट कर लें क्योंकि वो पूरा डिस्टरबेंस हो रहा है। मोहम्मद, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, को होस्ट बना रहा हूँ। एक बार आप देख लीजिएगा कि आ, किसी का आवाज अगर अनम्यूट हो गया है तो आप एक बार म्यूट कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया। सो ये टीम है, आज टीम से भी सुनेंगे उनके क्या एक्सपीरियंस है। अभी आप बोलोगे यार ऐसे तो काफी सारी एजेंसी है, तो आप अलग कैसे हो, है ना। तो उसकी भी प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। एकदम फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम लोग, हमारा बहुत डीप है। आपकी प्रोफाइल के हिसाब से हम लोग कंपनी सिलेक्ट करके आपको वहां पे रिक्रूट कराते हैं। नेगोशिएट, सैलरी नेगोशिएट करने में या फिर टर्म्स नेगोशिएट करने में भी आपकी काफी सारी हेल्प करते हैं। वो डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे ना, जहाँ से आपको एकदम प्रैक्टिकल व्यू मिल जाएगा कि अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी जॉब को अच्छी सैलरी भी दे, तो वहां से आप पा सकते हो। आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे अपने सब डिस्कस करेंगे। एक इनफॉर्मल मीटिंग रखने वाले हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम इंटरव्यू के दौरान फेस हुए हो, कभी भी फेस हुए हो जॉब के अंदर, तो वो हम लोग अपना सॉल्यूशन दे देंगे। रिवॉर्ड्स और रिकॉग्निशन आप देख सकते हो, काफी सारे लोकल मीडिया के अंदर वेबसाइट के ऊपर अकाउंटिंग बाबा को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और काफी टाइम से हम लोग इस फील्ड के अंदर हम लोग टॉप पे है। कई सारे जॉब फेयर्स, एग्जीबिशंस भी हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आप अकाउंटिंग को रीच आउट कर सकते हो। आपको कोई टीम मेंबर चाहिए अकाउंट्स टीम के अंदर, तो आप हमको रीच आउट कर सकते हो। या फिर कोई ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ आपको जानना है तो अकाउंटिंग को रीच आउट कर सकते हैं। फाइन, एक पोल ले लेते हैं हम लोग।
स्क्रीन पे आपको एक पॉपअप आएगा कि यार क्या प्रॉब्लम आपको फेस होता है जब आप जॉब ढूंढते हो, तो आपको वहां से सिलेक्ट करना है कि यार सर मेरे को ये प्रॉब्लम आता है, तो उसके ऊपर हम प्रोबेबल सॉल्यूशन लाएंगे कि यार इसमें क्या सॉल्यूशन आया जा सकता है। आई रिक्वेस्ट जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, एक बार आप कमेंट बॉक्स जो पॉपअप आया है पोल का, उसमें वोट करिए, आपको सिलेक्ट करके सिर्फ सबमिट ही करना है ना। क्या प्रॉब्लम आपको फेस आ रहा है जॉब ढूंढने के अंदर, आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, रिक्रूटर्स का जवाब नहीं आ रहा है, इंटरव्यू के लिए ही कॉल्स नहीं आ रहा, आपने प्रोफाइल भेज दिया लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा, सैलरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एकदम इनफॉर्मल सेशन रखने वाले हैं, कोई ज्ञानबाजी नहीं। हमारे पास 5 सेकंड से अभी भी काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट नहीं किया। जो जी आपने अडर पे क्लिक किया, मैं आपको पूछूंगा, आप एक बार अपना, मैं बोलूंगा तो माइक अनम्यूट करके एक बार बता दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है। आप मेरे को अपना दोस्त ही समझिए, इतने अपने दोस्त के साथ जो भी आप बात करते हो वो मेरे साथ बात करिए, जिससे मैं आपको प्रोबेबल सॉल्यूशन दे पाऊंगा। 5 more seconds। वंडरफुल। ओके, मैं आपको रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या मेन रीजन है जो लोगों को फेस हो रहे हैं यार कि मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रही, ठीक है। तो 55% लोगों ने ऐसा बोला है कि सर मेरे को सैलरी नहीं मिल रही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ठीक है। ओके, एक रेडमी सोहेल करके मैसेज आया है कि उनको ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रहा, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं। मोहम्मद, आप एक बार उनको मैसेज पर्सन में डाल दीजिए कि आपको ऑडियो कैसे कनेक्ट करना है, रेडमी ओके। सोहेल करके पार्टिसिपेंट से। ओके, स्क्रीन पे जैसे दिखा है कि सैलरी का यार सबसे ज्यादा इश्यू आ रहा है। 55% लोगों ने बोला कि सैलरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम मिलते हैं, बढ़िया। उसके बाद में रिस्पॉन्स नहीं आता रिक्रूटर्स का, वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। और बाद में एनी अदर प्रॉब्लम से हम लोग उनको भी पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि एनी अदर प्रॉब्लम्स, अगर कोई, जिसने 5 लोगों ने टोटल बोला है कि यार एनी अदर प्रॉब्लम्स, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। जो भी बोलना चाहता हो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो एकदम बिंदास। ध्रुव, आपने कहा था, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। सर एक्चुअली मुझे अभी दिसंबर के बाद आर्टिकलशिप करना है, तो मैं अभी आपसे सीख लूंगा तो उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा ना, इसीलिए मैंने एनी पे किया। नहीं समझ आया सर, जॉब मिलने के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको। नहीं नहीं सर, अभी मुझे कोई जॉब नहीं मिला है, अभी मेरे को आर्टिकलशिप करना है दिसंबर महीने के बाद। अभी ग्रुप 2 दे रहा हूँ मैं, सीए इंटर का। तो ओके, अभी मैं आपसे ये सब सीख लूंगा तो मुझे दिसंबर के बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया सेशन आज। बढ़िया, बस ठीक है। सो सर, इसका आप ऑलरेडी आर्टिकलशिप कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें तो क्या है कि रेलेवेंट हमेशा के लिए रहती है, अगर आपने सीख लिया है तो। हाँ। काफी सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग लेवल के कैंडिडेट्स को आती है, तो डेफिनेटली हम, आप मेरे, मुझे या फिर मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो, हम लोग आपको इजीली आपका जो भी वो होगा वो उसका सॉल्यूशन दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सीख रहे हो तो उसके लिए वो एडवांस में अच्छा है, ताकि आप अपना दिमाग उसमें लगाना चालू कर दो। ओके ओके सर, थैंक और यू सर। काफी सारी चीजें हम आपको शेयर करेंगे जो वहां से आपको अच्छी जॉब अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिलेगी, ठीक है। और किसी को शेयर करना हो कि यार क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लीज वो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो एकदम बिंदास। सैलरी मोस्टली ने बोला, तो सैलरी का भी हम लोग बताएंगे कि सैलरी आपको हक से कैसे मांगनी है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको लास्ट में पूछूंगा एक कि इसका सवाल का जवाब मिला कि नहीं, उसके क्या वो है वो, ठीक है। धवल ने बोला है कि अकाउंट्स में फाइनलाइजेशन नहीं है, इसके लिए सैलरी हाइक नहीं मिल रहा, ठीक है। तो धवल भाई, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर ही बताया कि यही प्रॉब्लम आता है कि अ, सामने वाला देने के लिए रेडी है। मेरे पास काफी सारे अकाउंटेंट्स ऐसे भी आते हो जो 3 साल 4 साल के अंदर 30,000 35,000 तक की सैलरी अचीव कर लेते हैं, और दूसरी तरफ काफी सारे
कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो 5 साल काम करने के बाद भी 15,000 17,000 सैलरी में काम कर रहे होते हैं, है ना। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक जन ने 5 साल के अंदर 3 साल के अंदर ही 35,000 कमाना स्टार्ट कर दिया, दूसरा ने एक्सपीरियंस ज्यादा होने के बावजूद भी वो कम सैलरी में काम कर रहा है। तो सबसे कॉमन पॉइंट होता है कि उसको टेक्निकल स्किल्स नहीं आती, मतलब उसको फाइनलाइजेशन नहीं आता, उसको जीएसटी में एडवांस चीजें जैसे कि रिफंड हो गया वो नहीं आता, उसको आरसीएम नहीं आता। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर टीडीएस का ज्यादा उसको 2-4 सेक्शन के अलावा नहीं आता। तो टेक्निकल पॉइंट ही ऐसा है जहाँ पे आप इम्प्रूव कर पाओगे और उसके सामने सैलरी हाइक मांग पाओगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी ये सैलरी एक्सपेक्टेशन के बारे में लिखा है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपनी टेक्निकल स्किल्स एक बार एनालाइज कर लीजिए। अगर उसको एनालिसिस करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हो तो आप मेरी या मेरी टीम की हेल्प भी ले सकते हो। बट अपने टेक्निकल स्किल पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे करना है वो। लास्ट में मैं अगर सब डिस्कस होने के बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं या फिर आपको क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला, ठीक है, तो अपने फिर से वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी अपने आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है, 50% 55% लोगों को सैलरी का इश्यू है, उसको हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये है, आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो जहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, जॉब रिलेटेड हो सकते हैं या फिर अपनी फील्ड के अंदर क्या नया आ रहा है उसके बारे में जानना हो तो वो भी आप हमारी ये सोशल मीडिया चैनल को फॉलो कर सकते हो। जो वेबिनार जो भी होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, कि सर रेगुलर जो भी अपडेट आते हैं वो मेरे को भेजिए। और लर्निंग ऐसी चीज है जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, और अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो उसके हिसाब से सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है। काफी सारे कैंडिडेट्स क्या है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी मांगते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका टेक्निकल स्किल्स नहीं होता, इसकी वजह से उनको सैलरी उतना नहीं मिल पाता ना। सामने वाला लेने के लिए तैयार है, मैंने बोला कि हम लोगों ने काफी सारी जगह पे 3 साल 4 साल वाला एक्सपीरियंस 35,000 के अंदर भी दिया है, मतलब सामने वाला लेने के लिए रेडी है। लेकिन वो आपके ऊपर है कि वो आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, वो अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, इंटरव्यू को कैसे जवाब देना है ना। सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है एक्चुअली, मैं बाहर था आउट ऑफ सिटी, आज सुबह ही आया हूँ 4 बजे के आसपास, तो थोड़ा मेरा गला जो है खराब हो गया। बिल्कुल, तो ये था मेन चीज जो अपने को शेयर करना था। अभी हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक वाइज जाते हैं, टॉपिक के अंदर ओके। तो हम लोग अभी एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड रखेंगे, मतलब मैं मेरी टीम को कुछ सवाल पूछूंगा, उनके हिसाब से उनको जवाब देना है। मतलब ये ऐसी चीज होगी कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर टाइप के इंट्रोडक्शन की सेशन की क्यों बात कर रहा हूँ, ताकि आपको बोर ना हो, आपको एकदम प्रैक्टिकल बात पता चले। तो मैं पूछना चाहूंगा मोहम्मद जी से, जो हमारे एचआर के हेड है, कि क्लियर कम्युनिकेशन होना क्यों जरूरी है एक जब इंटरव्यू की प्रोसेस होती है। क्या क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, जैसे कि कैंडिडेट ने एक बार अप्लाई कर दिया, बाद में सामने वाले ने बाद में उसको फॉलो अप नहीं लिया, या फिर कुछ हमको कुछ और बोला, मतलब जो भी टीम आपको हेल्प कर रही है उनको कुछ और बोला, इंटरव्यू में जाके कुछ और बोला, है ना। काफी बार क्या होता है कि आप जो जोश में बोल लेते हो सर जी सर मैं इतनी सैलरी में काम करने के लिए रेडी हूँ, आप हक से नहीं मांगते कि सर मेरी रेंज इतनी है 16 से 17,000 या फिर 30,000, मेरे को उतनी ही सैलरी चाहिए, उतना कॉन्फिडेंस आपको दिखाना पड़ेगा। फिर वो बोलेगा कि नहीं नहीं यार मैं तो 12,000 में ही दूंगा, तो आपको स्ट्रेट अवे उसको ना बोल देना है कंपनी को कि सर मेरी रेंज 16,000 है, मैं 12,000 के अंदर काम नहीं करूंगा। तो क्लियर कम्युनिकेशन हो गया। काफी बार क्या होता है कि आप बोल देते हो कि ठीक है चलो 12,000 में हम बैठ जाएंगे, फिर घर जाके या फिर दूसरे दिन आपको पता लगता है कि यार 12,000 तो बहुत कम सैलरी है ना। काफी बार ऐसा होता होगा, तो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो मैं मेरे टीममेट मोहम्मद से बताना पूछना चाहूंगा कि सर क्लियर कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें हमको ध्यान में रखनी है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमको ब्रीफ में बताइए।
Over to you, Mohammed. थैंक यू सो मच केटू सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे सर ने बताया दैट मेन पॉइंट इज क्लियर कम्युनिकेशन, राइट? कि जो भी जॉब सीकर्स हो आप लोग, राइट, जो जॉब सर्च कर रहे हो, सो उनके लिए सबसे मेन पॉइंट पहले यही होगा कि वो कम्युनिकेशन क्लियर रखे हमसे भी, राइट? वी आर द रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट एंड टू एम्प्लॉयर ऑल्सो। मतलब जो आप हमको जो बात बताते हो, जो हमको डिटेल्स शेयर करते हो, राइट, वही बात आप सेम जब जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो फिजिकल, तो एम्प्लॉयर को भी वही चीज बतानी है आपको। इसमें क्या होता है, अगर आप हमको कुछ और बताते हो, राइट, तो वहाँ पे जाके अगर आप कुछ अलग बोलते हो तो आपकी बात जो है वो अलग पड़ती है वहाँ पे। बिकॉज हम यहाँ से हमारा पूरा जो भी डिटेल्स है, आपकी जितनी भी डिटेल्स है, वो हम पहले से ही आपके आने से पहले वहाँ पे सेंड कर देते हैं। तो उनके पास ऑलरेडी वो रिटर्न में होता है सब कि आपने क्या क्या बोला है, क्या क्या चीज बोली है। और अगर वो वहाँ पे रीचेक करते हैं और वहाँ पे अगर आप कुछ अलग बोलते हो तो उससे क्या होता है, आपकी इंप्रेशन डाउन होगी, आपको ही मतलब जो भी है डिफरेंस वहाँ पे पता चलेगा, भाई आपने यहाँ पे तो ऐसा बोला था और वहाँ पे ऐसा बोला है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे तो क्या है, रियल लाइफ हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वही मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि राइट, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि कैंडिडेट है, राइट, सो हमारा जो प्रोसेस है, राइट, वो अमीषा जी आपको डिटेल में बाद में शेयर करेंगी। उसमें एक चीज ऐसी है कि जैसे ही कोई जॉब रिक्वायरमेंट होती है, राइट, सो इंटरव्यू से पहले हम कैंडिडेट के साथ वो पूरी डिटेल शेयर करते हैं कि भाई इस जॉब के रिगार्डिंग क्या रोल है, क्या एक्सपेक्टेशन है, इसमें कौन सी स्किल्स जरूरी है, कॉन्सिक्वेंस स्किल्स आपको आनी चाहिए, राइट, वो सब हम पहले से कैंडिडेट को बता देते हैं। वहाँ पे क्या वर्क रोल रहेगा वो भी हम पूरे डिटेल में बता देते हैं। कैंडिडेट अग्री करता है कि यस मुझे ये सब मंजूर है, मुझे ये सब आता है और मैं ये चीज करना चाहूंगा, उसके बाद ही हम उसका इंटरव्यू प्रोसेस करते हैं। अब उसमें ऐसा हुआ था कि राइट, एक कैंडिडेट ने यही चीज जैसे मैंने आपको बताया वो सब एक्सेप्ट किया था। फिर जब फिजिकल इंटरव्यू होता है ओनर के साथ, तो वो कहता है ये चीज तो मुझे बताई नहीं थी और मुझे तो ये रोल करना ही नहीं है। सो उसमें क्या होता है कि ये पूरा चीज जो है, राइट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल की कम्युनिकेशन गैप रहा, सेकंड चीज दोनों की बात अलग हुई। अब इसमें एक और बैक पॉइंट क्या होता है कि चले कैंडिडेट तो उसकी जगह पे उसने अलग बोला, बट उसमें होता क्या है कि एम्प्लॉयर जो है, जो कंपनी के ओनर है, वो हमको कहते हैं कि यार आप पहले से क्यों वेरीफाई नहीं करते, आप पहले से क्यों ये देख के नहीं साइन करते कैंडिडेट को, भाई उसको वो रोल करना है या नहीं करना। तो एक हिसाब से आप सोच सकते हो कि वो जो है वो हम पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट, हमारी कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ता है भाई कि आप बराबर वर्क नहीं करते। तो ये चीज आपको एज अ कैंडिडेट आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि भाई आप अपनी जो भी बात हो उस पर आप स्टिक रहो, आपको जो भी हम डिटेल्स भेजते हैं उसको आप डिटेल्स से देखो, राइट। सो ये चीज बहुत मैटर करती है फॉर क्लियर कम्युनिकेशन। उसके अलावा मैं दो तीन चीज और ऐड करना चाहूंगा कि भाई जैसे कैंडिडेट जो है, राइट, जब फिजिकल इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उनको जो भी माइंड में क्वेश्चन रहते हैं, राइट, कि भाई इस कंपनी में क्या होगा, इसका लीव पॉलिसी क्या होगा वगैरह जो भी है, सो पूछने से हचकचाते हैं, मतलब डरते हैं भाई मैं सर को कैसे पूछ सकता हूँ। तो ये चीज आप मत कीजिए, आपके अंदर जो भी माइंड में क्वेश्चन है वो वहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए उनके साथ पूछ के कि सर मुझे इसमें ये डाउट है, इस चीज को मुझे जाननी है। इसमें होता क्या है, अगर आप वहाँ पे नहीं पूछते हो, राइट, फिर एट द एंड ऑफ द डे पूरा प्रोसेस होता है, फिर आपके तो सर यहाँ पे तो ऐसा है, मुझे तो ये नहीं जमेगा, मुझे ये नहीं चलेगा। तो आप मेन चीज है कि आप एट द पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू जहाँ पे हो वहाँ पे आप ये क्लियर कर दीजिए ये सारी चीज, सो बाद में कि आपको प्रॉब्लम ना। उसके अलावा सेकंड थिंग मैं ये कहना चाहूंगा, राइट, कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट सपोज चाहते हैं, राइट, उनका जो भी ज्वाइनिंग हो जाता है, तो मेनली क्या ऐसा रहता है कि भाई सपोज उनको वो जॉब नहीं करनी है, बट जब वहाँ पे जो ओनर है उनको ऑफर करते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस मुझे मंजूर है। जबकि इनके अंदर ऐसा होता है कि भाई मुझे तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है या मुझे नहीं करना है, बट वट एवर रीजन उनके अंदर कुछ डर होता है कि भाई वो सामने नो नहीं कह सकते। लर्न टू से नो इन फ्रंट ओनली, राइट। अगर आपको नहीं करना है तो वहाँ पे ही कह दीजिए सर आई एम सॉरी बट मुझे इस रोल में या मुझे ये टाइप का रोल नहीं चलेगा, आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन। आप ऐसा मुझे कहिए सर आई एम एक्सेप्ट दी ऑफर, आई विल ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, एंड फिर तो ऐसा होता है कि भाई आप टुमारो ज्वाइन ही नहीं करने वाले। सो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ऐसे चलिए आप कैंडिडेट हो, राइट, आपका तो चलिए आपको हम कहीं और प्लेस करा भी सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द अकाउंटिंग बाबा नेम, राइट, कि हम जो है, राइट, कैंडिडेट को एज अ फ्री सर्विस हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, वी आर चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम कैंडिडेट्स, राइट। बट इसमें क्या होता है कि भाई जो ओनर्स है, जो कंपनी के ओनर है, वही ऐसा सोचते हैं कि भाई अकाउंटिंग बाबा ऐसा है, कैंडिडेट है, राइट, और एक्सेप्ट ऑफर किया और फिर ज्वाइन नहीं किया, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ओवरऑल ब्रांड वैल्यू पे भी एक इम्पैक्ट करता है। और एक मॉरल एथिक का भी सवाल आता है भाई कि हर लोग का एक मॉरल होता है, राइट, एथिक्स होता है, सो वो भी हमें फॉलो करना चाहिए।
मोहम्मद जी, राइट। इसके अंदर एक और भी चीज आती है कि एज अ कैंडिडेट भी आपका इम्प्रेशन खराब होता है कि यस आपने पहले बोल दिया कि सर मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, यस फिर काफी सारे कैंडिडेट्स का ऐसा इशू आता है कि वो कुछ ना कुछ रीजन से ज्वाइन नहीं कर पाते। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई आपको मारने नहीं वाला। लेकिन एक बार क्या है कि जब आप कंफर्म करते हो ना, तो सामने वाली जो कंपनी है वो उसके हिसाब से प्रिपरेशन चालू कर देती है कि यार हमको इस पर्टिकुलर पर्सन को ऑनबोर्ड करना है, इतनी तारीख से ज्वाइनिंग है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप उसके फोन का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो या फिर बताए बिना आप जा नहीं रहे, तो इट क्रिएट्स अ बैड इम्प्रेशन। उससे अच्छा है कि आप अगर फोन नहीं कर सकते, एटलीस्ट मैसेज छोड़ दीजिए कि सर इस रीजन की वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। अगर ट्राई फॉर अ पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको लगा कि आपने पहले सैलरी में हाँ बोले, लेकिन सैलरी में आपको थोड़ा और ज्यादा चाहिए। मान लो कि आपने 15,000 में ओके किया, लेकिन आपको 16,000 की 17,000 सैलरी चाहिए, है ना। तो आपको उनसे बात करनी चाहिए कि सर मेरी कैपेसिटी के हिसाब से, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे 17,000 सैलरी चाहिए, लेकिन वो सैलरी जस्टिफाइबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पिछली कंपनी में इतनी मिलती थी तो मेरे को इतनी मिलती, तो आप जस्टिफाई करो अपने सैलरी को, है ना। कि सर मैं आपका ये काम भी संभाल लूंगा, मैं आपको वो काम भी संभाल लूंगा, मैं आपको क्या है कि अलग अलग एडिशनल इतना वर्क करके दूंगा, या फिर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा। आप मुझे जो एक्स्ट्रा 2,000 3,000 महीने के दे रहे हो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप सैलरी हक से मांगो, कम्युनिकेशन सिर्फ क्लियर रखो। ओके मोहम्मद, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग योर पॉइंट। और लास्टली मैं ऐसा कहना चाहूंगा राइट, इसमें एक पॉइंट के भाई, इनके सपोज एक कोई भी कैंडिडेट है राइट, आप सपोज आपका ज्वाइनिंग हो जाता है राइट, सो मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ कि आफ्टर ज्वाइनिंग कैसा रहता है कि हमारे साथ जो मोस्ट केसेस बनते हैं कि चलिए कैंडिडेट ने एक्सेप्ट कर लिया, सब हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, अब इन केस वहाँ पे वर्क करता है, उसको वो एनवायरमेंट नहीं जमता है राइट। सो मेन पॉइंट आता है कि उसको जॉब छोड़ना है। चलिए छोड़ना है, मानते हैं कि भाई एनवायरमेंट नहीं है राइट, अगर आपको नहीं सुधरा, बट मेन चीज क्या है कि आप हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग बाबा को कम्युनिकेट करिए कि सर यहाँ पे ऐसा वर्क है, मुझे नहीं जम रहा है, तो मैं यहाँ से लेफ्ट करना चाहता हूँ। और आप ओनर, मेन चीज है कि आप ओनर जो सामने वाले हैं जहाँ पे आप वर्क, उनको भी एक बार इन्फॉर्म कर दो सर मुझे नहीं जमेगा। अगर वहाँ पे चलिए आपको नहीं कह सकते तो आप एटलीस्ट हमको तो इन्फॉर्म कर ही सकते हो राइट। हम अकाउंटिंग बाबा एंड कैंडिडेट्स के बीच में कुछ भी गैप होना नहीं चाहिए राइट, वी आर लाइक अ फ्रेंड ओनली। डोंट ट्रीट अस एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बट ट्रीट अस एज अ फ्रेंड। ओके, हम आपके फ्रेंड ही है, आप हमसे बेझिझक कोई भी बात शेयर कर सकते हो। कि जॉब छोड़नी हो तो भी आप हमको कह सकते हो। तो क्या ये इससे क्या होगा कि हम है जो हम कंपनी को इन्फॉर्म कर सकेंगे भाई कि ये कैंडिडेट जो है उनको नहीं सूट हो रहा है तो वो नहीं आने वाले। इसमें कैसा होता है भाई कि कैसा केस हुआ था कि भाई एक कैंडिडेट ने सपोज बिना बताए जॉब छोड़ दिया, हमको भी नहीं इन्फॉर्म किया। अब होता क्या है कि कंपनी में हमको फोन रहा है कि आपका ये जो कैंडिडेट था उसने ज्वाइनिंग किया है था, और उसने बीच में से छोड़ दिया, वो फोन भी नहीं रिसीव कर रहा है और ना ही मैसेज का जवाब दे रहा है राइट। सो ये जो कंपनीज होती है राइट, उसके अंदर ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और कैंडिडेट का जो फर्स्ट बोलता है कि उसका इंप्रेशन डाउन होगा राइट। और इन केस ये कंपनी आपको पता है जो जितनी भी कंपनी होती है वो सब एक दूसरे ओनर के पहचान नहीं होता है मोस्टली। इनकेस अगर फ्यूचर में आप कहीं पे जा रहे हो जॉब, अगर वहाँ पे यही सेम पर्सन वहाँ पे बैठा हुआ मिला आपको भाई कि इसका फ्रेंड है ये, तो वो कह देगा भाई इस पर्सन को हायर मत करना, इसने मेरे यहाँ पे ऐसा आया था, बिना बताए जॉब छोड़ के चला गया। ये चीज आपको बाद में कहीं ना कहीं फ्यूचर में आके बहुत ही बड़ा नुकसान कर सकती है, ये चीज ध्यान में रखिए। जहाँ पे भी छोड़े हमेशा रिलेशंस जो है रिलेशंस मेंटेन करके रखिए कि भाई जो ओनर हो आपका प्रीवियस ओनर, अगर इसको कुछ कोई रेफरेंस चेक करता भी है तो बचेगा कि नहीं भाई ये बंदा सही है, इसको मैं इसको तू हायर कर ले, इसमें तुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये चीज आपको बहुत कम आएगी, याद रखना हमेशा। ओके, ओके। थैंक यू मोहम्मद। इस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग अगर उसको आपको आप में से किसी और को शेयर करना हो कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन के रिलेटेड कुछ आपको शेयर करना हो या फिर पूछना हो, तो आप अभी पूछ सकते हो। अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर भी डाल सकते हो। यस, ठीक है, यहाँ सब क्लियर है। यहाँ तक एक बार समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में यस डाल दीजिए, क्लियर यस डाल दीजिए सिर्फ कर चैट बॉक्स के अंदर कि मेरे को समझ में आ गया, यस डाल दीजिए। मेरे को सबसे यस चाहिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो नो डालिए,
मैं आपका डेफिनेटली आंसर कर दूंगा। और यस चाहिए मेरे को, यस सुहास जी, यंकित जी, अक्षित जी, वंडरफुल, ठीक है वंडरफुल। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हम लोगों ने अभी प्रीवियस डिस्कस किया कि क्लियर कम्युनिकेशन आपको रखना चाहिए। जो भी आपको स्ट्रेट अवे मुंह पे बोलना है, आपको कोई कुछ करने वाला फिर डांटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये एक चीज आप में नोट करने के जैसी है कि एक बार क्लियर कम्युनिकेशन रख दीजिए। नेक्स्ट चीज जो है वो एक डिटेल प्रोसीजर होती है जब भी कोई कंपनी हायर करती है कि इंटरव्यू कंडक्ट करने से लेकर ऑनबोर्डिंग तक जो भी प्रोसेस होती है, तो वो हर कंपनी की अलग अलग होती है। काफी बार आपकी ये कंप्लेन आती होगी कि सर मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, या फिर मैंने अप्लाई किया तो उसमें कुछ जवाब नहीं आया, है ना, या फिर सर सैलरी मेरे को कुछ कम ऑफर कर दी। तो आपको क्या करना है, टेक अवे पॉइंट आपका ये है कि उनकी एक इंटरनल प्रोसेस क्या है वो आपको पूछनी है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो उनको पूछना है कि सर क्या फीडबैक रहा, है ना। जो भी आप मुझे क्लियर कट बता दीजिए। काफी बार कंपनी की भी गलती होती है कि यार कैसा बोलते हैं कि यार ठीक है वी विल लेट यू नो, हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है? तो आप सिलेक्ट होने वाले हो नहीं होने वाला हो, वो ऑन द स्पॉट उसको पता ही होता है, ठीक है। 90% केसेस के अंदर ऑन द स्पॉट जब आपका 2 मिनट का इंटरव्यू 5 मिनट का होता हो या फिर आधे घंटे का इंटरव्यू, ऑन द स्पॉट डिसीजन आ ही जाता है। तो आपको क्लियरली बता देना है कि सर आप जो भी हो मेरे को क्लियर ऑन द स्पॉट ही बता दीजिए, ठीक है। बाद में मैं आपको फोन करके फीडबैक लूँ, पूछूं, है ना। तो वो एक बार आपको भी पूछना है अगर सामने वाला नहीं बता रहा है। तो मैं अब मेरी इंटरनल प्रोसेस क्या होती है वो मैं आपको एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी क्लियर आइडिया आए कि भाई हमारी प्रोसेस क्या है। तो दूसरी कंपनी में भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही प्रोसेस होती है। मैं मेरी जो कलीग है अमीषा से उनको पूछना चाहूंगा कि मैम आप बताइए कि क्या प्रोसेस रहता है जब कोई कंपनी अपने कैंडिडेट हायर करती है, तो क्या फिल्टरिंग प्रोसेस रहता है जिनको, जिससे क्या होगा कि अपने जो टीममेट्स है उनको पता लगे कि अपने जो कैंडिडेट्स है उनको पता लगे कि ये प्रोसेस होती है, तो उसके हिसाब से वो एक्ट कर पाए। ओवर टू यू हमेशा। पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, मेरे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा पूरा प्रोसेस ये है कि हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट की हम स्टोरीज वगैरह डलवाते हैं। वहाँ से हमको जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं, उनके साथ हम टेलीफोनिक बातचीत करते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू राउंड होता है, उनमें बेसिक डिटेल्स जो होती है रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, वो डिटेल्स पूछी जाती है। उसमें कैंडिडेट ओके करते हैं, ठीक है। फिर हम जो भी कंपनी का जेडी होता है वो पूरा उसको व्हाट्सएप पे या तो मैसेज के थ्रू भेजते हैं, ठीक है। अभी कैंडिडेट फिर से दोबारा वो रिव्यू करता है जेडी और उसके बाद वो ओके बोलता है, ठीक है, वो कंफर्म करता है। फिर उसके बाद उनका सीवी हम भेजते हैं सर को, केतुल सर को भेजते हैं। केतुल सर एक बार सीवी रिव्यू करते हैं, क्योंकि रिज्यूम भी रिव्यू करना चाहिए बिकॉज उसमें भी स्टेबिलिटी वगैरह पता चलता है, ठीक है। तो केतुल सर एक बार ओके बोलते हैं, फिर हम उसका ऑनलाइन इंटरव्यू करवाते हैं केतुल सर से, ठीक है। ऑनलाइन इंटरव्यू मतलब उसमें टेक्निकल राउंड इंटरव्यू होगा, टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कैंडिडेट टेक्निकल में भी हो गया, ओके है, टेक्निकल भी अच्छा है उनका, टेक्निकल भी ठीक है, तो केतुल सर जैसे ही हमको ओके बोलते हैं, हम उनका जो भी प्रोफाइल है उसका रिटर्न फीडबैक होता है, प्लस उसका जो भी ऑनलाइन इंटरव्यू रहा है उसका हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वो रिकॉर्डिंग वगैरह हम एम्प्लॉयर को भेजते हैं, एम्प्लॉयर ठीक है, उसको। मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। मैं उनको क्या करता हूँ कि उनकी प्रोफाइल क्या रहती है एक बार अपने जो डेटा अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ही दिखा देते हैं, तो उनको क्या है कि ज्यादा क्लियरली आइडिया आएगा। ओके, या
तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जो भी हमारे यहाँ जॉब के लिए आता है उनका एक जो है वो फीडबैक बनता है, उनका एक प्रोफाइल बनता है, ठीक है। क्या क्या चीजें नोट होती है, उनका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, किस लेवल के कैंडिडेट है, क्या सोर्स से आए हैं, उनको क्या क्या काम आता है, वो करंट सैलरी एग्जैक्ट क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, क्या एक्सपीरियंस है वो, ठीक है। इसमें से जब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो उसका रिकॉर्डिंग होता है, जैसे कि अंज देसाई करके कैंडिडेट है ना, तो उनका हमने ऑनलाइन इंटरव्यू लिया, तो उनका रिकॉर्डिंग हमारे पास हो जाता है, हम लोग इंटरव्यू का पूरा रिकॉर्ड करते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग जो है हम कंपनी में भी भेजते हैं कि यार पर्टिकुलर चीज में ये कैंडिडेट ने ये इंटरव्यू किया, तो आप स्क्रीन पे मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। पटना रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो ने। મારું નામ કંચ દેસાઈ અને હું ओके, तो इसका पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा इंटरव्यू रहता है ना, तो ये सब डिटेल में प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो आप उसमें आगे हमेशा में बताएंगे मैम, ओवर टू यू, आप अपने कंटिन्यू कर सकते हो। यस, तो जो ये सर ने बताया ये पूरा डेटा रहता है, वो डेटा हम एम्प्लॉयर को भेजते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर ये पूरा डेटा चेक करता है कि उनका लास्ट सैलरी क्या है, प्रेजेंट मतलब उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, प्लस ये जो रिटन फीडबैक लिखा हुआ है वो सर लिखते हैं, वो भी हम साथ में भेजते हैं, ठीक है। तो ये सब रिव्यू करते हैं एम्प्लॉयर, और उसके बाद उसको लगता है कि नहीं ये बंदा मेरे मेरे रिक्वायरमेंट के थ्रू जा रहा है, तो वो उनका एक बार इंटरव्यू करने के लिए, फिजिकल राउंड इंटरव्यू के लिए बुलाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है। अभी कोई बंदा होता है जिसका नहीं भी होता वहां पे सिलेक्शन, ठीक है, ऐसे ही मना करता है, एम्प्लॉयर है ना, वीडियो देख के ही मना कर देते हैं, जो मतलब उसके रिक्वायरमेंट में बैठता नहीं है तो वो ऐसे ही मना कर देते। तो काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो हम पे चढ़ जाते हैं कि आपने क्यों मना किया, हमारा इंटरव्यू तो करवाओ एक बार, फिजिकल इंटरव्यू नहीं हुआ तो आप कैसे ऐसा कर सकते हो। तो वो हमारे ऊपर नहीं होता, ये हमारी प्रोसेस है। एम्प्लॉयर को अगर नहीं जम रहा है तो हम उस पर फोर्स नहीं कर सकते कि आपका इंटरव्यू करें, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर जिस बंदे को बुलाता है फिजिकल इंटरव्यू के लिए, उसका टाइमिंग, लोकेशन वगैरह हम कंफर्म करते हैं कैंडिडेट के पास से। कैंडिडेट कंफर्म करता है, ओके, इंटरव्यू हो गया, फिजिकल राउंड इंटरव्यू हो गया, उसके बाद हम उसको रिमाइंडर मैसेज करते हैं कि आप जा रहे हो कि नहीं इंटरव्यू के। अगर 10 बजे का इंटरव्यू है तो रात को फोन आ जाएगा, तो सुबह 9 बजे फोन आ जाएगा कि आपको जाना है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हो जाने के बाद हम एम्प्लॉयर और कैंडिडेट दोनों के पास से रिव्यू लेते हैं। कैंडिडेट है तो उसका इंटरव्यू कैसा गया, एम्प्लॉयर है तो उसको बंदा कैसा लगा, उसके बारे में हम डिटेल पूछते हैं। उसके बाद इफ एम्प्लॉयर को कैंडिडेट अच्छा लग रहा है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो ट्रायल की है और दूसरा है ज्वाइनिंग का, ठीक है। तो ट्रायल पे आते हैं, तो कैंडिडेट मतलब एम्प्लॉयर को कैंडिडेट का काम देखना होता है तो वो ट्रायल लेता है। अभी ट्रायल में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि ट्रायल पे लग गया तो हमने काम छोड़ दिया, ऐसा नहीं, हम ट्रायल का ट्रैकिंग करते हैं। जिस दिन से ट्रायल होता है और जब खत्म होता है उसके डे टू डे हम अपडेट लेते हैं कि उसका काम कैसा चल रहा है, उसको वहां पे जम रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर ट्रायल हो गया कंप्लीट और एम्प्लॉयर को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैंडिडेट को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका ज्वाइनिंग हो जाता है। वैसे ही अगर एम्प्लॉयर को डायरेक्टली ही इंटरव्यू के बाद उसको कैंडिडेट अच्छा लगता है तो उसका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है। ज्वाइनिंग की बात की प्रोसेस ये रहती है कि ज्वाइनिंग के 10 दिन के अंदर हम 10 दिन तक कैंडिडेट का डे टू डे लेते हैं कि आपको जम रहा है, आपका काम सही से चल रहा है। अगर उसको वर्क रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है तो हम उसको सॉल्व करने में मदद करते हैं, प्लस उसका जो भी रेफरेंस चेक वगैरह होगा वो सब भी हम करके देते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है कैंडिडेट सिलेक्ट होने तक का। ओके, थैंक यू हमेशा। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो कि टेक्निकल स्किल्स के अलावा काफी सारे ऐसे पॉइंट है जो हम लोग आपसे पूछते हैं। क्या ऐसी चीज हो गई कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या, वो क्यों पूछते हैं कि जो कंपनी आपको रिक्रूट करना चाहते हैं वो आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पापा क्या करते हैं, घर में अर्निंग मेंबर कौन है,
तो उससे क्या पता लगता है कि आपकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी। आप ऐसा तो नहीं है होना कि यार कुछ 1000-2000 एक्स्ट्रा मिले तो तुरंत स्विच कर दोगे, है ना। वो जानना चाहते हैं कि आप सूरत पर्टिकुलर सिटी के अंदर, जो भी आप अहमदाबाद से हो, आप गांधीनगर से हो, तो पर्टिकुलर सिटी में कितने टाइम से रह रहे हो। वो क्या चेक करता है कि आप, ऐसा तो नहीं है ना कि यार कुछ हुआ और आप गाँव चले गए। ऐसी सब चीजें ज्यादा मैटर करती है टेक्निकल स्किल्स के अलावा, है ना। इसके अलावा और हम लोग जानते हैं कि आपने पिछले 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कितने इंटरव्यू दिए हैं। काफी बार क्या होता है कि आप जब जॉब ढूंढते हो तो 2-3 जगह पे इंटरव्यू देके रखते हो कि जो कोई बेस्ट ऑप्शन आएगा वहां पे आप सिलेक्ट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे आपको कंपनी की साइड भी सोचना पड़ेगा कि अगर आप ज्वाइन करने वाले हो तो उनको क्लियर कम्युनिकेट कर दो कि सर मुझे दूसरी जगह से जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई है, तो मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। या फिर इंटरव्यू के अंदर इसीलिए हम पूछते हैं कि आपने कोई इंटरव्यू ऐसा दिया है जिसका आंसर पेंडिंग हो, या फिर इसका कम्युनिकेशन नेगोशिएशन उस स्टेज पे पहुंच गई हो किसी कोई कंपनी। तो वहां से क्या होगा कि आपको पता लगेगा, कंपनी को पता लगेगा कि यार इसमें पर्टिकुलर चीज में आगे जाने जैसा है क्या। तो ऐसी सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। आपको दोनों साइड सोचना पड़ेगा, कंपनी की साइड भी सोचना पड़ेगा, आपकी साइड भी सोचना पड़ेगा। तो सब डेटा आपका रिकॉर्ड होता है और आपकी प्रोफाइल बनती है, और वो पूरी प्रोफाइल जो है कंपनी वाले चेक करते हैं कि यार ये पर्टिकुलर चीज में आप चलोगे कि नहीं चलोगे। उसके बाद में इम्पोर्टेंट आता है कि रीजन फॉर लिविंग, है ना, कि आपने पिछली कंपनी क्यों छोड़ी। वो भी आप लोग कंपनी पूछती है कि क्यों छोड़ी, बता के छोड़ी, बिना बता के छोड़ी। अगर ऐसा कुछ रीजन नहीं है ना, मान लो कि किसी ने झगड़ा करके छोड़ दी ना, ऐसा होता है। लेकिन क्या करते हैं कि इमीडिएट डिसीजन लेके कंपनी छोड़ना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। काफी बार इससे कैंडिडेट्स भी आते हैं, बोले सर मेरे को झगड़ा हो गया, कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, झगड़ा हो गया, मैंने कंपनी छोड़ दी। पूछते अभी क्या कर रहे हैं, बोले अभी 2 महीने से कुछ नहीं कर रहा ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए कि आप 5 साल से कोई कंपनी में काम कर रहे हो, झगड़ा हुआ तो उसका बातचीत करके, नेगोशिएट करके उसका मैटर को क्लोज करना चाहिए, वो अपने ईगो पे नहीं लेना चाहिए। या फिर क्योंकि क्या है कि जो नई कंपनी आपको हायर करेगी वो बोलेगी कि यार इसने झगड़ा करके छोड़ दिया, तो उसका नेचर कैसा होगा कि 5 साल पुरानी जॉब छोड़ दी और 2 महीने से घर पे बैठा है, अर्निंग नहीं कर रहा, है ना। तो ऐसे सब काफी सारी चीजें जो होती है वो कंपनी नोटिस करती है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। सेम चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ऐसे सब रीजन की वजह से जॉब ना छोड़े। दूसरा, जो भी हो इंटरव्यू के अंदर, जैसे मोहम्मद भाई ने बताया कि क्लियर कम्युनिकेशन करें, ठीक है। तो इंटरव्यू की प्रोसेस आपको एक बार समझनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आप बोलोगे कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन काफी बार क्या होता है कि अ, मैं प्रोफाइल भेजता हूँ, उसके बाद रिस्पॉन्स ही नहीं आता ना, रेज्यूमे भेजता हूँ रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है कि आपका रिज्यूमे कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी आपका रिज्यूमे ऐसा है कि आपकी पहली इंप्रेशन है। काफी सारे, जैसे मेरी टीममेट ने भी बताया कि काफी सारे रिज्यूमे ऐसे हैं जो प्रोफाइल में मैच ही नहीं करते, तो स्ट्रेट अब रिजेक्ट ही हो जाते हैं। रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, मैं आपको ज्यादा ज्ञानबाजी नहीं दूंगा, मैं मेरे ही प्रैक्टिकल, मेरे कैंडिडेट्स जो भी है हमारे पास, जो भी जॉब के लिए आते हैं, उनका एक बार रिज्यूमे शेयर करके बता दूंगा कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो कैंडिडेट का मैं नाम लूंगा, उनको ऐसा नहीं है कि उनकी प्रोफाइल गलत है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो मैं सिर्फ आपको शेयर करूंगा। मतलब मेरे पर्सनली कोई उसमें वो फायदा नुकसान नहीं है, ठीक है। तो रिज्यूमे हम लोग इस सेक्शन के अंदर आ जाते हैं कि रिज्यूमे कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। पर रैंडमली मैं पिक कर रहा हूँ, मेरे को प्री डिसाइड करके नहीं आया कि इसका कैंडिडेट का दिखाना है नहीं दिखाना है। पहला हम लोग रेज्यूमे देखते हैं इनका, प्रियंका महेश्वरी जी का, कि उन्होंने क्या रेज्यूमे बनाया है, ठीक है। तो उन्होंने नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाला। उसके बाद में उनका जो एजुकेशन डिटेल है वो डाला, एक्सपीरियंस डाला और स्किल्स डाली।
ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रिज्यूमे के अंदर क्या मिसिंग है जो वो ऐड कर सकते थे। आप कमेंट बॉक्स में या फिर अपने माइक को अनम्यूट करके बताइए, और एकदम फ्रैंक बताइए। हमको ये प्रियंका मैम से कुछ दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम उनको स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ में इम्प्रूव करोगे तो आपकी सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप डालिए क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लगता है। रवि सोलंकी बोल रहे हैं करियर ऑब्जेक्टिव, ध्रुव भी बोल रहे करियर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एनी अदर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऑब्जेक्टिव एजिंग के क्या है कि मेजोरिटी आप सबको भी पता है कि वो गूगल पे से कॉपी पेस्ट करके ही डालते हैं। ठीक है, तो वो गूगल पे से आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, अपना जो एक्चुअल है वही बताना है। गूगल पे से कॉपी पेस्ट करोगे तो सामने वालों को पता लग जाएगा कि ये आपने नहीं लिखा है। ओके, दीगल गांधी जी ने एकदम मस्त पॉइंट हाईलाइट किया है कि टेक्निकल स्किल्स हाईलाइट ही नहीं किए। मस्त पॉइंट है, टेक्निकल स्किल्स मतलब आपको क्या क्या आता है वो आप एक बार रिज्यूमे के अंदर क्लियरली मेंशन कर दीजिए। तो उनका भी एग्जांपल एक दूंगा कि जहाँ पे उन्होंने क्लियर एक रिज्यूमे ऐसा दिखाऊंगा कि क्लियर कम्युनिकेशन दिया है। जीएसटी आता है तो जीएसटी के अंदर क्या आता है वो स्किल्स आप लिखिए कि मैंने जीएसटी रिफंड किया है, मैंने रिटर्न्स फाइल किए हैं, टीडीएस के रिटर्न्स फाइल किए हैं, फाइनलाइजेशन किया है। तो इस डिटेल में आप पॉइंट बनाइए। एक्सेल के अंदर कोर्स बनाए हैं, ईवी बिल जनरेट किए। तो क्या है कि जब फर्स्ट इंप्रेशन मतलब 5 सेकंड के लिए ही कैंडिडेट जो रिक्रूटर है आपके प्रोफाइल लिखे, 5 सेकंड के अंदर उसको पता लग जाएगा कि आप काम के हो उसकी कंपनी के लिए या फिर नहीं। ठीक है, तो स्किल्स लीगल भाई, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। बहुत अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया। रवि जी, ध्रुव भाई आपको भी थैंक यू। सोहेल जी आपको भी थैंक यू पॉइंट शेयर करने के लिए। सुहास जी ने भी लिखा है कि जॉब डिटेल्स मेंशन नहीं किए हैं। एकदम करेक्ट पॉइंट है, मस्त पॉइंट है कि आप पिछली कंपनी में आप काम कर रहे थे तो आपने क्या काम किया था, आप किस रोल पे काम कर रहे थे। ठीक है, प्रियंका मैम ने लिखा है कि डेजिग्नेशन अकाउंटेंट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इन एचओ। ठीक है, ये कंपनी में आपने काम किया है। पुरानी कंपनी में आप ऑफिस इंचार्ज थे, लेकिन आप जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, अकाउंटेंट तो थे, लेकिन आप अकाउंटेंट में क्या काम करते थे। आप डेटा एंट्री का काम करते थे, आप सिर्फ रिपोर्ट्स देखते थे, वो डिटेल में बताइए। ठीक है, मैं आपको एक मैंने जैसे बताया कि एक वैसे भी प्रोफाइल शेयर करूंगा जहाँ से आपको पता लगेगा कि उसको क्या प्रॉपर डालना चाहिए एक्सपीरियंस के अंदर। ठीक है, थैंक यू सुहास भाई फॉर शेयरिंग। ध्रुव भाई ने बताया कि डायरेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे नहीं जाना चाहिए, प्लस उनका कोर कॉम्पिटेंस एंड इंटरेस्ट ऑफ वर्क एरिया बताना होगा। ठीक है, कि मेरे को किस प्रोफाइल के अंदर काम करना है। आई वुड लाइक टू जॉइन योर कंपनी एज अ सीनियर अकाउंटेंट बिकॉज ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरी स्किल्स है। वो सामने वाले को बताना पड़ेगा। आपका फिजिकल इंटरव्यू में क्यों नहीं बुलाते, क्योंकि आप आता सब होगा, लेकिन लिखो ना रिज्यूमे के अंदर आपने लिखा ही नहीं होगा तो आप स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाओगे प्रोफाइल देख के ही, क्योंकि वो आपकी फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आपको रिज्यूमे अच्छा लगेगा ना तो वो आपको फिजिकल इंटरव्यू के अंदर बुलाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने देखा कि आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए। दूसरी चीज हमने देखी आपकी टेक्निकल स्किल्स हाईलाइट करो। तीसरी चीज एक्सपीरियंस के अंदर देखी कि आपने क्या क्या काम किया है वो लिखिए। चौथा पॉइंट हमने देखा कि कोर कॉम्पिटेंस, आपको किस काम में इंटरेस्ट है वो बताइए। दीगल जी ने और एक बढ़िया पॉइंट मेंशन किया कि रेफरेंस का नाम दीजिए, पांचवा पॉइंट। हाँ, आपको कौन जानता है वो रेफरेंस इसके अंदर ही डाल दीजिए। वो पिछले वाला जो अच्छी कंपनी होगी तो अपना रेफरेंस चेक करेगा ही करेगा, आपको बिना बताए वो रेफरेंस चेक करेगा। आपकी फेसबुक प्रोफाइल वो चेक करेगा, अगर आप अच्छी पोस्ट है तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करेगा। तो वो प्रोसेस भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, मोहम्मद किसी का माइक अनम्यूट होगा एक बार प्लीज आप एक बार देख लीजिए ना। Yes. ठीक है, तो रेफरेंस वाला पॉइंट पांचवा हो गया कि आपको कौन जानता है पुरानी कंपनी के अंदर या फिर कोई सीए हो
जिसके साथ आपने काम किया, फिर आपकी कंपनी का हेड हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड हो, उसका नंबर क्लियरली मेंशन कीजिए। तो बोलोगे कि उसका क्या बेनिफिट, तो सामने वाले को लगेगा कि ही इज रेडी टू गिव रेफरेंस, directly or indirectly he will call the person and he or she will ask about you। ठीक है, तो ये रेफरेंस का पॉइंट बहुत अच्छा दिगल भाई ने दिया। थैंक यू दिगल भाई। ठीक है, ध्रुव भाई ने एक मस्त पॉइंट अचीवमेंट का बताया। ठीक है, कि अचीवमेंट्स आपकी क्या है, पिछली कंपनी में क्या अचीव किया आपने। कि सर मैंने क्या किया ना, मैंने ये जो मेरी कंपनी में एक प्रोसेस थी इनवॉइस जनरेट करने की, उसमें पहले परचेस मैनेजर भी होता था, इसमें एचआर भी आती थी, फिर इसके अंदर ये भी होता था। फिर पूरी प्रोसेस को मैंने कम शॉर्ट लिस्ट, मतलब एकदम कम छोटी प्रोसेस बना दिया, तो एक आपकी अचीवमेंट हो गई। तो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। या फिर ऐसा हो कि सर देखो पुरानी कंपनी में हाईएस्ट बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला था, मेरे को बहुत अच्छा काम करने के लिए पर्टिकुलर अवार्ड मिला था। अचीवमेंट्स हाईलाइट कीजिए। नंबर 6, 6 नंबर का पॉइंट है कि आपकी अचीवमेंट आप हाईलाइट कीजिए। थैंक यू ध्रुव भाई फॉर शेयरिंग। सोहेल ने भी बताया कि अकाउंटिंग स्किल बताने से एचआर को समझना आसान हो जाता है, बिकॉज एचआर को अकाउंटिंग वगैरह के बारे में आइडिया जीरो है। वो क्या करेंगे कि वो कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन जो ऑनर ने दी होगी और वर्सेस आपकी प्रोफाइल मैच होती होंगी, तो क्या है कि तो ही वो आपको रिज्यूमे के अंदर शॉर्टलिस्ट करके फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। लेकिन आपके अंदर आपने मेंशन ही नहीं किया क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है, पास्ट में काम किया है, तो स्ट्रेट अवे वो चीज़ रिजेक्ट ही हो जाएगी। ठीक है, एक बढ़िया पॉइंट डीगल भाई ने एक और हाईलाइट किया कि ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन भी उन्होंने मेंशन नहीं किया। आपने कोई भी ट्रेनिंग ली हो, इट कैन बी टैली ट्रेनिंग, इट कैन बी एनीथिंग, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। डीगल भाई ने एक और पॉइंट शेयर किया कि लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, वो भी आपको शेयर करनी चाहिए कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, आपको कंप्यूटर में टाइपिंग का स्पीड क्या है वो आप कैसे चेक करोगे। तो टाइप राइटिंग, आप गूगल में जाओगे ना, गूगल में सर्च कर लोगे कि यार टाइप राइटिंग, राइटिंग स्पीड चेक, तो वहां से आपको काफी सारे वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप टेक्निकल अपना टाइपिंग स्पीड क्या है वो चेक कर पाओगे। तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि डेटा एंट्री में स्पेसिफिकली ये इसकी जरूरत रहती है। ओके, करिकुलम और क्या आपके अचीवमेंट से, और करिकुलम एक्टिविटी क्या है कि आपने कोई एनजीओ के अंदर एक पर्टिकुलर कैंपेन को हेड किया या फिर उसमें पार्टिसिपेट किया, आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। ये सब चीजें क्या है कि आपके रिक्रूटमेंट को पुश देती है। तो ये सब चीजें आपको मेंशन करनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो भी आप लोगों ने बोला मैं वही बोलने वाला हूँ, मेरे को तो कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे रिज्यूमे बनता है। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलते हैं कि क्या क्या चेक करने चाहिए। नंबर 1, करियर ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, टेक्निकल स्किल्स क्या है डिटेल में बताइए। नंबर 3, पुरानी कंपनी में क्या रोल था वो बताइए। नंबर 4, कोर कॉम्पिटेंस और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो। नंबर 5, रेफरेंस बताइए। नंबर 6, अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। नंबर 7, प्रोफाइल को डिटेल में आप डालिए, ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन मेंशन करिए। ठीक है, 8, क्या क्या लैंग्वेज आपको आती है वो, और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड क्या है या फिर कंप्यूटर के अंदर क्या क्या आता है, मेल ड्राफ्ट करना हो गया, एक्सेल वगैरह हो गया, वो कॉमन रिक्वायरमेंट रहती है सभी कंपनी के अंदर, तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी चाहिए। कोई को करिकुलर करिकुलर एक्टिविटी हो गई है ना, कुछ कंपटीशन में पार्ट हो गया, एनजीओ में पार्ट हो गया, इट कैन बी एनीथिंग। नंबर 9, तो आपको उसमें हाईलाइट करना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। जैसे आप चैट बॉक्स में देख पाओगे, डीगल भाई ने एक अच्छा एग्जांपल दिया है कि आपको क्या क्या काम आता है, उन्होंने अपना मेरे ख्याल से बताया, तो उसके हिसाब से आपको भी अपना प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो एक और रेज्यूमे देखते हैं। तो कंज देसाई जी जो है, आई थिंक इज एज अ अकाउंटिंग
उनके लिए नई फील्ड है, मतलब अकाउंटेंट, एज अकाउंटेंट उन्होंने काम नहीं किया, तो उनकी प्रोफाइल आप देख पाओगे कि प्रोफाइल पिक्चर रखा है, तो दिस इज ऑल्सो गुड प्रैक्टिस के अपना प्रोफाइल पिक्चर भी रखो, ठीक है। ये एक चीज है। अबाउट मी उन्होंने डाला है। तो आपके पर्सनल स्किल्स क्या है, बहुत अच्छी पर्सनल स्किल्स भी आप डाल सकते हो कि आपको क्या आपके पर्सनल लेवल पे वो एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके बाद पर्सनल स्किल्स है, लैंग्वेजेस है, ठीक है। उसके बारे में टेक्निकल स्किल्स उन्होंने मेंशन किए हैं। ये पिछली कंपनी में क्या क्या काम किया है उन्होंने वो मेंशन किया है, एजुकेशन मेंशन किया है ना। तो ये एज अ फ्रेशर या फिर एज अ जूनियर अकाउंटेंट अच्छी प्रोफाइल आपकी मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने एक क्या क्या काम किया है, उनकी स्टेबिलिटी क्या है, वो सब रेज्यूमे के अंदर से दिख जाता है, तो कैंडिडेट को आसानी होती है, रिक्रूटर को आसानी होती है वो प्रोफाइल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के अंदर, ठीक है। जय चिकलाकर ने क्वेश्चन डाला है कि टेक्निकल स्किल्स तो सही है, लेकिन वीकनेस क्या है, वो भी कंपनी पूछती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वीकनेस क्या है, उसका आंसर क्या है, तो मतलब वो उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है उसका। अगर मेरे को कोई सवाल पूछ जाए कि सर आपकी वीकनेस क्या है, तो मेरी वीकनेस ये है कि मैं बहुत आलसी हूँ। मेरी वीकनेस ये है कि मैं सोचता हूँ कि यार पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ काम करने के लिए मेरे को आसान से आसान तरीका क्या है, वो मैं ढूंढ निकालूंगा और वही करूँगा, काम हो जाएगा आपका। लेकिन मैं थोड़ा आलसी हूँ, मैं ज़्यादा लंबा काम नहीं करता, मैं स्मार्ट वर्क करता हूँ। तो ये मेरी वो हो गई, एक वीकनेस भी हो गई, अच्छी बात ही हो गई। तो है ना, तो आपको भी उसके हिसाब से मेंशन करना है, जो भी वो क्लियरली बता देना है कि यार मैं आलसी हूँ ना। तो वो मेरे को कोई रूटीन और क्लरिकल जॉब के लिए वो हायर नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा एंट्री वेंट्री वगैरह करना हो तो वो मेरे को हायर नहीं करेंगे। सेम चीज़ आपको अपने हिसाब से बताना है कि सर मेरी वीकनेस ये है कि मेरे को सुबह थोड़ा लेट हो जाता है उठने में, वॉट एवर इट कैन बी एनीथिंग, मैं तो रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ। बट वो भी अगेन आपको अपनी स्किल्स के हिसाब से अपना दिखाना है, जो भी है वो क्लियरली बताना है, लेकिन उनको ये कम्युनिकेट हो जाना चाहिए कि मेरी ये वीकनेस है, लेकिन उससे आपके काम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये एक चीज हो गई। फिर ये सॉरी, यश पंड्या ने उनका कोई उसका रेज्यूमे आया है, तो उन्होंने देखिए कि उन्होंने कैसा रेज्यूमे भेजा है, ठीक है। उनको पर्सनल ग्रजेस मेरे को इनसे नहीं है, बट अगर मैं रिक्रूटर होता तो इनकी ये प्रोफाइल में स्टेट अभी रिजेक्ट कर देता, बिकॉज ये प्रोफाइल अगर कोई मेरे को, अभी क्या है कि ऑनलाइन जमाना होगा, तो जनरली वो व्हाट्सएप पे ही पे ईमेल पे मंगाते हैं, तो आप ये प्रोफाइल भेजेंगे ना, तो स्टेट अवे सोचूंगा कि ये क्या उसने प्रोफाइल, उसने उतनी भी मेहनत नहीं की कि उसने एक अच्छे फॉर्मेट के अंदर वो भेजे, तो ये ऐसी प्रोफाइल आप अवॉइड करें तो ही अच्छा है। एक और रैंडम प्रोफाइल हम लोग ले लेते हैं हेमंत चौधरी का। एक करियर ऑब्जेक्टिव डाला, एकेडमिक प्रोफाइल डाला, क्वालिफिकेशन डाला, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल स्किल वो डाला, वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने क्या नहीं डाला कि भाई किस कंपनी में काम किया, कितने टाइम तक काम किया, सब सारी चीजें जो मिसिंग है, जो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एक और प्रोफाइल मेरे जो एक दोस्त है उसका मैं दिखाना चाहूंगा, तो इधर सी है, उनकी एक बार प्रोफाइल आप देखिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आइडियल प्रोफाइल है, बट एज अ सीए या फिर एज अ सीनियर पर्सन आपकी प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहला तो ये होगा कि उन्होंने 7 पेज की अपनी प्रोफाइल बना दी। क्या प्रोफाइल डाली बोले, क्या क्या चीज है, करियर ऑब्जेक्टिव सब पर्सनल डिटेल्स सब उन्होंने डाल दी, क्वालिफिकेशन डाल दिया, ठीक है। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस में मेन चीज उनका यही हाईलाइट करना है कि यार सामने वाला आपको हायर कर रहा है तो किस बेसिस पे हायर कर रहा है, उसकी सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। स्कोप ऑफ वर्क, आपने पिछली कंपनी में क्या काम किया था, वो डिटेल में आप देख सकते हो कि एक पाना पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया है।
है ना, उसका अचीवमेंट क्या है कि यहाँ पे आपने क्या अचीव किया था। तो सामने वाला जब आपकी प्रोफाइल देखता है तो पढ़ता है, तो उनको मोटा मोटी सब चीज समझ में आ जाती है कि उसका रोल क्या था, मेरी कंपनी में चलेगा नहीं चलेगा, उसकी अचीवमेंट क्या है, पिछली कंपनी में क्या अचीव किया, तो डिटेल में बता दिया। उसके आगे की कंपनी के अंदर स्कोप ऑफ वर्क क्या था, वहाँ पे अचीवमेंट क्या थी, इसके आगे की कंपनी में क्या स्कोप ऑफ वर्क था, वहाँ पे जितने भी कंपनी में काम किया है उन्होंने वहाँ पे जो जॉब रोल था वो सब एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था दिगल जी का। In my one of the interview asked me that how your skills would be useful. Okay. सो डीगल जी, आपका सवाल ये है कि आपको सवाल ये पूछा गया था कि आपकी स्किल्स मुझे मेरी कंपनी के अंदर क्या हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका इंटरव्यू होगा वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं होगा या आपके फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं होगा, तो ऑनर होगा या फिर एचआर ने आपको पर्टिकुलर सवाल पूछा होगा, तो मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, तो आपको कोई पूछता है कि आपकी स्किल्स मुझे किस हिसाब से हेल्प करेगी, तो उसके लिए आपको सामने सवाल पूछना है तो सर आपकी कंपनी के अंदर बेसिक कंप्लायंस तो मैं देख लूंगा, है ना, तो आपको बताना है कि मैंने ये काम पिछली कंपनी में किया है। मैं जीएसटी की रिपोर्ट्स आपको भेज दूंगा ऑनर को, सॉरी सीए को, टाइम से पहले। मैं टीडीएस का जो कैलकुलेशन करके और टैक्स भरवा दूंगा टाइम से पहले, तो उनको इस हिसाब से आंसर करना है। इसके अलावा दिगल जी, मैं आई बिलीव कि आप सीए हो, तो मैं सीए के हिसाब से जवाब देता हूँ। तो आपके मैं ये अगर मेरे को एज ए सीए मैं जब इंटरव्यू में जाऊंगा और कोई मेरे को ये सवाल पूछेंगे तो मैं आंसर करूंगा सर आपकी कंपनी के जो भी कंप्लायंसेस है वो इनकम टैक्स के हो गए, जीएसटी के हो गए, अगर एमसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनीज एक्ट के है, या फिर कोई भी अगर कंप्लायंसेस है वो टाइमली बिफोर ड्यू डेट खत्म कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अकाउंटिंग जो हो रहा है वो पूरी टीम के पास प्रॉपरली अकाउंटिंग हो, उसका रेगुलर ऑडिट हो, और वहां पे एरर फ्री अकाउंट रेडी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अपने कंपनी के जितने भी सीए है उस सीए के साथ कोऑर्डिनेट करके काम खत्म कराना, ऑडिट कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसके अलावा ये जो पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस है, ये पूरी कंप्लेंस की प्रोसेस है, इसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि एरर फ्री कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आए। उस प्रोसेस को सेट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीए। ठीक है, इसके अलावा आपके फाइनेंस के रिलेटेड जो भी चीज़ें देखनी हो, उसमें बैंक के साथ लोन वगैरह की प्रोसेस हो, मतलब वॉट एवर प्रोफाइल के हिसाब से आपको आंसर करना है, तो उसके अंदर भी मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दे दूंगा। उसमें आपको क्या होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मोटा मोटी डिटेल जी आप एक बार वो पूछ लीजिएगा या फिर प्रोफाइल के हिसाब से आप ये आंसर करिए, तो सामने वाले को पता लगेगा कि यार अकाउंट्स फाइनेंस के अंदर जो भी हो मेरे को टेंशन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिगल भाई को देता हूँ और आपको कॉन्फिडेंटली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ओके, तो अपने वही चालू रखते हैं। हेलो सर। जी, आपका नाम बताइए और फिर एक प्लीज शॉर्ट में सवाल पूछिएगा। सर दिगल गांधी बोल रहा हूँ। जी जी सर। सर अभी आपने जो अभी प्रोफाइल जो 7 पेज की दिखाई है, सर मेरे हिसाब से जैसे ही मैंने अभी तक रिसर्च किया है उसमें एक ही चीज वो लोग मांगते हैं, जैसे कि आपकी जो प्रोफाइल है वो 2 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने 7 पेज की प्रोफाइल दिखाई, तो पहले पहले ही रिजेक्शन के चांसेस हो जाते हैं कि इतना सारा पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं होता। सर ऐसा ऐसा इसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्या कर सकते हो कि पहला और दूसरा पेज आप रेगुलर चीज डाल सकते हो कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बाद में आप एनेक्सर डाल दो। ठीक है, कि मेरा एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स, टेक्निकल स्किल्स और जो भी बेसिक चीज अपने प्रोफाइल में देखी वो पहले या दूसरे पेज में ये सब मेंशन कर दो। उसके बाद में आप एनेक्सर डालो कि मेरे ये अचीवमेंट्स हैं, आपकी ज्यादा अचीवमेंट्स है तो एनेक्सर डालो, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, पिछली कंपनी में ये मेरा स्कोप ऑफ वर्क डिटेल के अंदर,
तो वहां से आपको दोनों बेनिफिट हो जाएंगे। आपको जो उसको बेसिक शॉर्ट लिस्टिंग करना हो तो पहले 2 पेज से स्टेबिलिटी, मतलब पहले 2 पेज में उसको पता लग जाएगा। लेकिन जो प्रोफेशनल रिक्रूटर होंगे, जो एचआर होंगे, वो उनको ये सब एनेक्सर के अंदर डिटेल में उनको प्रोफाइल जाननी रहेगी, तो आप उसके हिसाब से प्रोफाइल बनाएगा। ठीक है, ठीक है। सोहेल जी का क्वेश्चन डिग्री रिलेटेड है। बीकॉम की डिग्री हो या इंटरव्यूअर मास्टर्स की डिग्री सॉरी, वो मेरा फ्रॉड का प्रॉब्लम है, इसके लिए। सोहेल जी ने पूछा कि सर, हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सोहेल जी का कि यार मेरे पास डिग्री नहीं है, लेकिन काफी बार क्या होता है कि हमारे पास भी काफी सारी कंपनी होती आती है कि जो बोलती है यार मेरे को मिनिमम बीकॉम वाला ही चाहिए। तो हम लोग तो उनको स्ट्रेट अवे बोल देते हैं कि सर आपको काम से मतलब है, टेक्निकल स्किल्स से मतलब है, काम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आपको भी स्ट्रेट अवे वही बोलना है कि सर मेरे पास बीकॉम की डिग्री नहीं है, मैं पर्टिकुलर रीजन से बीकॉम नहीं कर पाया, लेकिन मैं मेरा काम इस जगह से सीखा हूँ या फिर मैं अभी भी सीख रहा हूँ अपग्रेड करने के लिए। आपके काम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मेरे पास डिग्री होगी या फिर नहीं डिग्री होगी, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। आपको जो भी काम कराना हो, जो भी मेरी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से मैं काम कर दूंगा। तो आपको सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिलाना है। वॉट एवर, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर कोई एजेंसी के थ्रू जा रहे हो, तो उनको भी भाई कॉन्फिडेंस दिलाना है कि सर मेरे पास डिग्री तो नहीं है, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से मैं कॉलेज नहीं जा पाया, लेकिन काम मैंने आपको करके देना है। ठीक है, तो उसमें ये पर्टिकुलर आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो अपने काम करते थोड़े आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में फिर से क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, है ना। तो हमने बात क्या क्या की, हमने क्लियर कम्युनिकेशन की बात की अब तक, हम लोगों ने इंटरव्यूज की प्रोसेस समझने की बात की, हम लोगों ने प्रोफाइल समझा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा वो पॉइंट अपने सेशन रहा। उसके ऊपर हम लोग फिर से डिस्कशन करना चाहेंगे तो करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। टेक्निकल स्किल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि यार टेक्निकल स्किल्स हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि आपको क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। तो जब कोई इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको क्या क्या आता है, तो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे को सब आता है, मेरे को इनकम टैक्स आता है, मेरे को जीएसटी आता है, मेरे को सब आता है, अकाउंटिंग आता है, पूरा आता है। तो उसमें क्या आइडियल आंसर होना चाहिए, क्या गलती आप एज अ अकाउंटेंट, एज अ कैंडिडेट जॉब सीकर करते हो, वो क्या आंसर होना चाहिए, वो अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, बाद में अपने क्वेश्चन आंसर का राउंड फिर से करेंगे। तो मैं मेरी टीम में अर्चना से पूछना चाहूंगा कि अर्चना आप बताएं कि टेक्निकल क्वेश्चन का अगर कोई पूछता है कि आपको क्या आता है, तो उसमें क्या जवाब आता है या फिर क्या आइडियल आंसर होना चाहिए। ओवर टू यू अर्चना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। पहले तो कोई आपको पूछता है कि जीएसटी में आपको क्या आता है, जीएसटी में आपको क्या आता है, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि आपको एक्चुअली जीएसटी में आता क्या है। लाइक आपको रिटर्न आता है, रिपोर्ट आता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। जीएसटी में R1, 3B, 2A, उसमें क्या क्या आता है, R1 में क्या आता है, 2A में क्या आता है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जितना प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए उतना थियरिकल होना चाहिए। लाइक आपको इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको थियरिकली पूछेंगे, तो R1 किसको कहते हैं, उसकी ड्यू डेट्स क्या होती है, वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। वैसे ही टीडीएस का है तो टीडीएस रिटर्न आता है, कैलकुलेशन आता है, टीडीएस चार्ट क्या है, सेक्शन 1, सेक्शन है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए कि क्या आता है। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू में आपको थियोरिकल पूछते हैं, तो जितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उतना ही थियोरिकल होता है। और आपको टेक्निकल स्किल्स में क्या है कि जो आपको आता है उतना ही बोलिए। क्या है कि आप कभी कभार ऐसे बोल देते हो कि हाँ मुझे आता है, इंटरव्यू में आप बोल देते हो कि बाद में मैं क्लियर कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। क्या है कि आपको ऐसे थियोरिकल सवाल करते हो और आपका क्या है कि आप बोलते हो तो झूठ पकड़ा जाएगा, तो फिर झूठ पकड़ा जाएगा तो आपको जितनी सैलरी मिलती है ना उतनी नहीं मिलेगी। लाइक आप 70,000 डिजर्व करते हो तो फिर इतना नहीं मिलेगा, फिर आपको उससे कम दी देते। तो आपको वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि आपको जितना आता है उतना बोले। अगर आपको नहीं आता है तो कहीं से भी ट्रेनिंग ले लो,
कि कहीं से भी सीख के जाओ, आपको अपनी सैलरी इंक्रीज करनी है तो कहीं से सीख के जाओ। लाइक कोई भी जगह से, मतलब हमारे यहाँ भी आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटिंग बाबा ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि जीएसटी रिटर्न, टीडीएस, ऑडिट वाउचिंग है, फाइनलाइजेशन है, वो सब कुछ हम सिखाते हैं। आईटी रिटर्न है तो आईटी रिटर्न का आता है कि बेसिक आता है, वो भी आप क्लियर कर लो एक बार कि बेसिक है तो बेसिक में 1 में क्या आता है, आईटी रिटर्न 1 में, 2 में, 3 में, ठीक है, वो क्लियर रखो। रिटर्न कैसे करना है वो, ऐसा हो तो ट्रेनिंग ले लो एक बार, ताकि आपकी सैलरी इंक्रीज भी जल्दी हो जाए। ऐसे ही नहीं कि आपको वहाँ इंटरव्यू में जा रहे हो बोल ही दिया कि मुझे आता है, तो आपको वो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है कि ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि एक लर्निंग एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अब लर्निंग जो फ्री ही है, आप यूट्यूब पे जाओगे आपको सभी चीजें आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको इनकम टैक्स रिटर्न सीखना हो, जीएसटी सीखना हो, व्हाटएवर, कोई भी चीज आपको सीखनी हो तो आप सीख लोगे फ्री के अंदर ही। लेकिन इम्पोर्टेंट मैटर करता है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी हो, ठीक है। तो पहला मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि अगर आपके पास लर्निंग एबिलिटी हो तो यूट्यूब के ऊपर से आप सीख लो। दूसरी चीज, आपको सीखना है लेकिन यूट्यूब पे आप बोलोगे कि एक सब चीजें फ्री में तो है, लेकिन क्या है कि अलग अलग चीज पे है। जीएसटी 1 का एक अलग यूट्यूब वीडियो हो गया, 2 का अलग वीडियो हो गया, 2A का, 3B का अलग वीडियो होगा। तो आप बोलोगे कि यार मेरे को सर एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से आप हम सब एक पूरा कोर्स में सीख सकूं। तो आप गूगल करोगे तो काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है कि जहाँ से आप अलग अलग चीज की ट्रेनिंग ले सकते हो, तो नॉमिनल कॉस्ट में आपको वो भी हो जाएगा। तीसरी चीज, आप बोलोगे कि मेरे को वो भी नहीं जमता, मेरे को फिजिकल ही करना है, जो मेरे को बाजू में बैठ के कोई सिखाए, ठीक है। कि जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, फाइनलाइजेशन हो गया, वो सिखाए। तो वो चीज सीखने के लिए आप काफी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, हम लोग भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड वगैरह करते हैं। तो आप हमारे पास आ करके ट्रेनिंग्स वगैरह लेके फिर जॉब में अपग्रेड कर सकते हो या फिर जॉब चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पर हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही आपको ग्रोथ मिले, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि आपको क्या आता है उसके हिसाब से आपको अपग्रेड कराते हैं। कि आपने बोला कि मेरे को जीएसटी अपलोड करना, मतलब रिपोर्ट बनाना तो आता ही, मेरे को अब फाइल करना सिखाओ। आप बोलोगे कि मेरे को फाइल करना आता है, अब मेरे को रिफंड सिखाओ, ठीक है। आप बोलोगे मेरे को टीडीएस कैलकुलेशन आता है, अब मेरे को रिटर्न फाइल करना सिखाओ। तो उसके हिसाब से हम लोग आपको रेडी करेंगे। तो मेन चीज है कि लाइफ टाइम सपोर्ट एक आपको लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है। हमारी जो भी पेड ट्रेनिंग होती है वो हमको 50% कॉस्ट के अंदर हम लोग आपको ट्रेनिंग कैंडिडेट्स को दे देते हैं, है ना। तो काफी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। अगर आप जॉब ट्रेनिंग लेने के बाद जॉब में कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। कि आप बोलोगे कि मेरे को ये पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आ रही है, कंपनी में से फोन करोगे तो हम लोग को पर्टिकुलर चीज का सॉल्यूशन तुरंत दे देंगे। इन शॉर्ट, कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी ट्रेनिंग लो, मेरे से ट्रेन हम लोगों से ट्रेनिंग लो, यूट्यूब से सीखो, फिर ऑनलाइन कोई कोर्स कर लो। अल्टीमेट पॉइंट इज कि आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए। आपको अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप कहाँ हो और आपको कहाँ जाना है। आप एग्जिस्टिंग से आगे के लेवल पे कैसे जा सकते हो, इसका एक ही सॉल्यूशन है, ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग पे आप फोकस करें, जितना हो सके नया नया सीखता रहे, उसके हिसाब से आपको कम एक्सपीरियंस के अंदर भी ज्यादा सैलरी मिल सकती है। केतुल भाई, आई वांट टू ऐड वन पॉइंट। यस मोहम्मद। ओके, सो आपने जैसे ट्रेनिंग की बात की, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मोस्टली जो मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ है, राइट, मोस्टली सबके साथ होता होगा कि जो कैंडिडेट्स है, राइट, जो जिनके पास बेसिक ट्रेनिंग नॉलेज नहीं है, राइट, फ्रॉम समझिए बेसिक जीएसटी हो गया या टैली सॉफ्टवेयर हो गया, राइट। सो वो लोग क्या कहते हैं, जब जॉब रिगार्डिंग आते हैं वो कहते हैं कि सर मुझे जॉब दिला दीजिए, मैं वहाँ पे सीख लूंगा, राइट, मुझे जॉब भी करनी है और वहाँ पे सीखना है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार जब तक आप अपना बेसिक ट्रेनिंग नहीं लोगे, राइट, अपने आप के पीछे आप टाइम नहीं स्पेंड करोगे, राइट, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई सामने वाला पर्सन आपको हायर भी करे, आपको जॉब दे, आपको सैलरी दे और वहाँ पे ही आपको सिखाए भी। तो ये चीज पहले मैं कहना चाहूँगा, ये इम्पॉसिबल है, राइट। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि भाई वो आपको पैसे भी देगा और आपको वहाँ पे सिखाएगा भी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, राइट, जो बेसिक जो भी है, जीएसटी है, टीडीएस है या फिर टैली जो भी ऑपरेटिंग है, वो तो आपको खुद से ही सीखनी पड़ेगी। अगर आपको समझिए 50% आता है तो सामने वाला आपको 50% सिखाने के लिए रेडी होगा। और आप कहोगे नहीं सर मुझे सिर्फ 10% आता है, 90% मुझे सीखना ही है और जॉब भी वहीं पे करनी है,
सो ये नहीं हो पाएगा, राइट? ये आप वहाँ पे लैग करते हो। ठीक है, तो आप मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि कंपनी में ऐसा जाके ऐसा मत बोलिए कि सर मेरे को सीखना है, ठीक है, और वहां से आपका इंप्रेशन एकदम नेगेटिव हो जाता है कि यार इसको सीखना भी है और पैसे भी चाहिए ना, तो दो चीज साथ में नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा बोलना है कि सर ये पर्टिकुलर चीज मेरे को आती है, ये नहीं आती तो मैं आपको तुरंत सीख के दे दूंगा, है ना, सीखने के लिए ही आ रहा हूँ और ये पर्टिकुलर चीज मैं सीख लूंगा, उस दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काफी सारे लोगों की क्वेरीज पेंडिंग है मुझे पता है, लेकिन एक बार सेशन खत्म कर लेते हैं, ऑलरेडी अपने ओवर टाइम हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर हम सेशन खत्म कर देंगे, उसके बाद में अपने क्वेश्चन आंसर राउंड ही ले लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू अर्चना फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू मोहम्मद फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग एंड थैंक यू हमेशा। अभी अपने आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इश्यू करने जैसा है, जो सभी कंपनी के प्रॉब्लम होते हैं, सभी कैंडिडेट्स को भी प्रॉब्लम होता है कि कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट हर कंपनी मांगती है ना, कि यार जो भी हो चाहे वो बोले कि यार मेरे साथ 5 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल से रहे, है ना। तो एज अ कैंडिडेट क्या आपका जवाब होना चाहिए या फिर क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर? किसी के मैं भी अगर कोई प्रोफाइल देखता हूँ तो देखता हूँ कि यार पिछली कंपनी में इसने 1 साल काम किया, उसके आगे वाली कंपनी में 6 साल 6 महीने काम किया, उसके आगे वाली कंपनी में 1 साल काम किया, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो वो प्रोफाइल रेज्यूमे जो है वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाता है स्टेबिलिटी की वजह से। अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो सेम चीज आपको भी ध्यान में रखनी है कि ये पर्टिकुलर या फिर आपके पास जस्टिफाइबल रीजन होना चाहिए कि आपने ये कंपनी पर्टिकुलर कम टाइम में क्यों छोड़ी। कि मैं अगर मेरी कंपनी के लिए हायर कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि यार ये हर कंपनी 1 साल में चेंज कर रहा है, तो मेरे साथ भी 6 महीने 1 साल तक ही रहेगा, वो चेंज कर देगा, है ना। तो उसमें अपने डिस्कस करेंगे। मैं मेरी कलीग मेघना से पूछना चाहूंगा कि मेघना आपके क्या थॉट्स हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ऊपर, वो आप शेयर करिए मेरे साथ। ओवर टू यू मेघना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ फेस होता है, लाइक मैं रिक्रूटमेंट में मेरे साथ हमेशा ये मतलब कैंडिडेट्स तो मुझे कैपेबल मिल जाते हैं, लेकिन मुझे कमिटमेंट नहीं मिलता है उनकी तरफ से कि मतलब उनको लॉन्ग टर्म के लिए जॉब नहीं चाहिए रहती है। और एम्प्लॉयर्स को क्या होता है कि दे नीड एंड स्टेबिलिटी, कि कोई भी हो अगर कंपनी में 1 साल नहीं काम कर सकता तो दैट इज नॉट वर्थ, वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे अपने, ये प्रोसेस उनको दोबारा करनी पड़ेगी। सो हर कंपनी को ये इच्छा होती है कि कोई भी एम्प्लॉय हो वो 1 से 2 साल तो एटलीस्ट वो उनके साथ काम करे, तो उससे क्या है वो कंपनी का भी गोल अचीव होगा और उनका भी होगा। लाइक उनको भी सिक्योरिटी मिलेगी जॉब की कि नहीं मुझे बार बार चेंज नहीं करना है। एंड फर्स्ट मेन थिंग ये होती है कि आपके रिज्यूम में अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो फर्स्ट वो लोग यही चेक करते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है। अगर आपने 1-2 महीने में जॉब छोड़ दी है तो वो आपको ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देंगे कि लाइक आपके भले आपको स्किल्स अच्छी होगी, टेक्निकल अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। और एक एम्प्लॉयर को हमेशा स्टेबिलिटी चाहिए रहती है उसके फॉर्म में, तो उसकी वजह से आपको रिजेक्शंस फेस करनी पड़ती है। लाइक मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा कि मुझे कैंडिडेट बहुत अच्छे कैपेबल होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी को मुझे पता नहीं चलता कि वो लोग डरते क्यों हैं कि स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ सैलरी। तो सैलरी आप अगर आपके मन में डाउट है कि मुझे अगर 2 साल का कमिटमेंट देना है और सैलरी अगर इंक्रीज होगी नहीं होगी, तो आप ऑन द स्पॉट ऑनलाइन मतलब आप फिजिकल के लिए जाते हो तो आप पूछ सकते हो एम्प्लॉयर को डायरेक्टली कि सर मैं आपको 2 साल का कमिटमेंट तो दे दूंगा लेकिन मेरे ग्रोथ का क्या होगा। आप पूछ सकते हो उनसे, आप फेस टू फेस उनसे बात करोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप बाद में बोलोगे नहीं सर मैं तो कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो दैट इज नॉट गुड। अगर आपको कुछ अचीव करना है, गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको स्टेबिलिटी तो मेंटेन रखनी ही पड़ेगी। उससे आपका रिज्यूम खराब होता है और आपको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। थैंक यू मेघना फॉर वंडरफुल शेयरिंग। तो एक और चीज पे आती है मेघना की, कंपनी वाले जो बॉन्ड का बोलते हैं कि यार 1 साल का एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ेगा, तो काफी सारे कैंडिडेट्स का ऐसा रहता है कि नहीं मैं बॉन्ड साइन नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगेन इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन कि यार आपको 1 साल का भी कमिटमेंट नहीं दे पाओगे, उसका मतलब ये हुआ
है ना। तो उसका आपको क्या उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं, या फिर कैंडिडेट्स को किस हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए बॉन्ड के ऊपर? मेघना, आपसे पूछूंगा मैं कि कैंडिडेट्स का बॉन्ड के ऊपर क्या रिस्पॉन्स रहना चाहिए आइडियली? एक्चुअली मतलब बॉन्ड इज नॉट एन ऐसा है कि आपको मतलब साइन ही कर लेना है, बट वो ऐसा होता है कि वो आपका वर्बल कंफर्मेशन भी चाहते रहते हैं, वो आपको टेस्ट करते हैं इंटरव्यू में कि वो साइन नहीं करवाएंगे आपसे कि आप बॉन्ड साइन कर ही लो, बट वो वर्बली ऐसा पूछेंगे कि आप कमिटमेंट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, वो आपको चेक करेंगे। और अगर आप बोलोगे नहीं, आई विल नॉट गिव द कंफर्मेशन, तो आपको तुरंत ही रिजेक्ट कर देंगे। चलो ये तो वर्बली ना बोल रहा है तो साइन कहाँ से करेगा। 90% ऑफ कंपनी जो हमारे पास आती है वो यही वर्बली ही चेक करती है कि सामने वाले को अगर बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो एग्री हो रहा कि नहीं हो। तो 90% कैंडिडेट्स यही फिल्टर हो जाते हैं कि वो 1 साल का भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यार 1 साल का कमिटमेंट अपने करियर के हिसाब से भी देखिए, 1 साल 2 साल तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा मिथ ये रहता है कैंडिडेट्स के बीच में कि यार 2 साल का बॉन्ड साइन कर दिया मतलब मेरे को ग्रोथ नहीं मिलेगा, है ना। तो वो सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। आप कैंडिडेट कंपनी को डायरेक्टली पूछो कि सर मैं आपको 2 साल का लिए बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी हूँ, बट आप ग्रोथ किस हिसाब से प्लान कर रहे हो? आपकी एनुअल अप्रेजल पॉलिसी क्या है ना, या फिर 1 साल बाद अपनी सैलरी सेम रहेगी या फिर बढ़ेगी? उसके हिसाब से आप टर्म्स देखो कि एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या टर्म्स है, उसमें आपका भी राइट प्रोटेक्ट होगा कि अगर आप काम अच्छा नहीं किया तो वो तुरंत का तुरंत ऐसा नहीं बोल सकते कल से मत आना, है ना। आपको उन लोगों को आपको 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट जो होता है वो दोनों की सेफ्टी के लिए होता है, वो सिर्फ आपको बांधने के लिए नहीं होता, वो दोनों के राइट्स प्रोटेक्ट करता है ना। और आपको उनका ट्रस्ट गेन करना है कि यार 1 साल का बॉन्ड 2 साल का बॉन्ड मैं कर दूंगा, और बॉन्ड के अंदर आप पॉलिसी जो होती है वो नेगोशिएट कर पाओगे कि वो बोलेंगे कि यार 15% रिटेंशन, कि ना बोले सर मेरे को ये इश्यू की वजह से आप 10% रिटेंशन रखो, है ना। तो आप नेगोशिएट कर पाओगे। तो आपको बॉन्ड का नाम सुन के तुरंत ही मना नहीं कर देना है। बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि आपको बांध दे रहे हैं, वो सिर्फ आपसे लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट चाहते हैं, सैलरी हाइक वो भी देना चाहते हैं। उसके बाद में दोनों के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, आपके भी होते हैं उनके भी होते हैं। आप अपनी जो कोई टर्म ऐड कराना चाहते हो तो आप करा पाओगे, ठीक है। तो थैंक यू मेघना फॉर वंडरफुल शेयरिंग। रिज्यूमे बिल्डिंग के बाद आपने जो बताया टॉपिक कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बेनिफिट क्या है, तो वो बहुत से कैंडिडेट को प्रॉब्लम फेस होता होगा, ठीक है। अभी जो है हम लोग स्केड्यूल के हिसाब से मॉक इंटरव्यू था, तो अभी टाइम लेट हो रहा है, तो आपने मॉक इंटरव्यू करना है कि नहीं करना है, एक बार मेरे को यस नो बता दीजिए कि टाइम कम है। अगर आप बोलोगे कि सर नहीं करना तो अपने आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट सेशन पे आ जाएंगे। अगर करना हो तो यस बोलिए, या फिर बाद में करेंगे, ऐसा क्या करना है यस और नो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एक बार। मॉक इंटरव्यू करना है कि नहीं करना? मॉक इंटरव्यू मतलब मैं एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के साथ लाइव इंटरव्यू करूंगा, ठीक है। सुहास जी ने बोला कि अभी नहीं करना, ओके। एनीवन एल्स? 2-3 जन कुछ रिस्पॉन्स देंगे तो अपने एक डिसीजन ले पाएंगे। मॉक इंटरव्यू के बारे में यस और नो कमेंट बॉक्स में एक बार डाल दीजिए, क्योंकि टाइम कम है, अपने काफी सारे क्वेश्चन एंड आंसर भी पेंडिंग है, हमारा भी कुछ 5-10 मिनट का पेंडिंग है, ठीक है। 2-3 जन ने बोला कि अभी नहीं करना, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने बाद में मॉक इंटरव्यू कर लेंगे। अभी एक छोटी सी 2 मिनट का एक टॉपिक हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद में तुरंत क्वेश्चन एंड आंसर पे सेशन पे आ जाएंगे। तो इंटरव्यू में आप जब जाते हो तो इंटरव्यू के दौरान काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो ध्यान में रखनी होती है। आपका कपड़े कैसे पहनना है, क्या बातचीत करनी है, अगर आपको चीज नहीं आ रही तो क्या बताना है, तो उसके बारे में हम 2 मिनट का शेयरिंग मेरी टीम में जो हेड है मोहम्मद भाई से ले लेते हैं। मोहम्मद भाई, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो आप शॉर्ट में क्रिस्प में बताइए कि क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, क्या आइडियल चीज होनी चाहिए इंटरव्यू के दौरान। ओवर टू यू मोहम्मद भाई। Yes, thank you. I will take very short, right?
सो मेरे जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू के रिगार्डिंग क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये मैं कहना चाहूंगा कि भाई जो इंटरव्यू टाइम होता है राइट, वो एम्प्लॉयर जो है उसके टाइम हिसाब से आपको जाना पड़ेगा, ना ही कि आपके खुद के टाइम से। मतलब जो कंपनी बताएगी भाई इस टाइम पे मुझे आना है तो आपको उसी टाइम पे जाना रहेगा। आपको ऐसा नहीं कि भाई मैं जो सुबह बुलाया था मैं शाम को जाऊंगा, वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग है कि रीच बिफोर टाइम। आप हमेशा इंटरव्यू के टाइम 10 बजे हो तो ऐसा नहीं कि सर मुझे 11 बजे जाऊंगा, मुझे जहाँ लेट हो गया, वो नहीं चलेगा। मेरिट 15 और 20 मिनट्स अर्लियर, मतलब 10 बजे का टाइम है तो आप 9:45 बजे ही पहुंच जाइए वहाँ पे राइट। ये सबसे अच्छा है राइट, वो होना चाहिए। सेकंड थिंग इसकी फॉर्मल्स पहनने चाहिए। जब भी इंटरव्यू में जाओ तो फॉर्मल क्लोथ्स पहनो, उससे एक अच्छा डिसेंट इंप्रेशन होता है। और मैं भी ऐसा नहीं है, मैंने एग्जांपल में दे सकता हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स को मैं ऐसे भी देखा है जो स्लीपर्स पहन के इंटरव्यू में आते हैं, स्लीपर्स, वेयरिंग स्लीपर्स इन इंटरव्यू। सो ये नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, कभी भी लेट ना आइए इंटरव्यू में राइट, रीच अर्ली। सेकेंड थिंग इज एक और पॉइंट है कि भाई आप लोकेशन चेक कर लीजिए जाने से पहले कि आपको जाना है। तो आप ऐसा नहीं कि सर मुझे लोकेशन नहीं मिल रहा है, ये कहाँ पे आया, वो उसमें आपका हाफ एन आवर और वेस्ट हो जाता है। इंटरव्यू के जाने से पहले ही वहाँ पे आप मैप पे जाके विजिट लोकेशन चेक कर लीजिए भाई कि लोकेशन कहाँ पड़ता है, तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप टाइम पे पहुंच सकें राइट। वो एक इन्फॉर्म कर लीजिए। और उसके बाद एक पॉइंट है कि भाई अगर इनके साथ कुछ रीजन आ गया, सोशल फिजिकल जो भी है, कि भाई आप इंटरव्यू में नहीं जा सकते, तो एक बार HR हो या हम हो जो कंपनी है उसको इन्फॉर्म कर लीजिए कि सर मैं आज इंटरव्यू में नहीं जा सकता फॉर दिस रीजन। अगर आप विदाउट इन्फॉर्मेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग अस राइट आप इंटरव्यू में नहीं जाते तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है एज अ कैंडिडेट ऑल्सो एंड एज अ कंपनी ऑल्सो। हमको भी उस हिसाब से फिर फेस करना रहता है। सो ये चीज ध्यान में रखें कि आप जब भी नहीं जाने वाले हो इंटरव्यू में तो एक बार हमको इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर मैं इस रीजन से नहीं जाता। Okay, over to you, Ketan. थैंक यू मोहम्मद फॉर वंडरफुल शेयरिंग। मतलब बेसिक सी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। आप पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसके हिसाब से अपने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पोल ले लेते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर वेबिनार के बारे में पता कैसे चला। आपके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज आया था, आपके ऊपर FB या IG में, इंस्टाग्राम में देखा, मैं आपने किसी फ्रेंड ने आपको बताया, फिर लिंक्डइन पे आपने देखा, तो आपको पोल्स के क्लिक करके आपको सबमिट करना है। साथ साथ में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब के अपडेट्स के लिए हम लोगों के सूरत और अहमदाबाद 2 पर्टिकुलर सिटी के ग्रुप्स है। उसकी लिंक मेरी टीममेट में कमेंट बॉक्स में डाल दी है। अगर किसी को ज्वाइन होना हो तो उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब की लिंक भी हम लोगों ने डाली है, तो आप वहां से भी हमके साथ कनेक्टेड रह सकते हो। ठीक है, 5 मोर सेकंड्स। अभी भी काफी सारे कैंडिडेट्स का सबमिट करना बाकी है। आई रिक्वेस्ट जितने भी कैंडिडेट्स प्रेजेंट है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है, आप एक बार सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमको पता लगे कि आप किस सोर्स से आए हो। अभी भी 50% लोगों ने ही वोटिंग किया है, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, 70% लोग व्हाट्सएप से आए हैं। बढ़िया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, सो मोस्टली जो हमको शेयर करना था वो हम लोगों ने कर दिया है। पोल हमने ले लिया है, तो अभी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड एक बार ले लेते हैं। पहले जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है वो पेंडिंग क्वेश्चन हम लोग कंडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में अपने नए सवाल डाल लेंगे। ठीक है, तो संदीप का क्वेश्चन था कि सर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर मैंने किया है, लेकिन अकाउंटिंग फील्ड के अंदर जॉब मेरे को मिल सकती है क्या ट्रेनिंग के लेके? डेफिनेटली संदीप, ट्रेनिंग जो होती है वो बेसिक से स्टार्ट होती है। मतलब अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट से लेकर सभी ट्रेनिंग बेसिक से स्टार्ट होती है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन कुछ और भी है तो भी आप कोई भी ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है कि हमारी ट्रेनिंग, कोई भी ट्रेनिंग आप ऑनलाइन लो या फिर यूट्यूब पे भी देखो, तो वो आपको बेसिक से ही सिखाएंगे। तो वहां से आप डेफिनेटली एज अ फ्रेशर भी अकाउंट्स में करियर से डेटा एंट्री स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में जूनियर अकाउंटेंट आप अपग्रेड हो सकते हो, उसके बाद में सीनियर अकाउंटेंट अपग्रेड हो सकते हो। मतलब डिग्री इज नॉट अ मैटर। ठीक है, मूविंग ऑन। किसी और के क्वेश्चंस अगर पेंडिंग हो तो आप मेरे को
ठीक है ध्रुव, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कर सकते हो अगर आपका और सेशन है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रवि ने पूछा है कि सर डिग्री कंप्लीट ना हो तो कैसे मेंशन करें प्रोफाइल के अंदर, एमकॉम किया है मगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप जिस स्टेज में आपने छोड़ा वहां पे मेंशन कर सकते हो कि मैंने सिर्फ F5 तक किया था, फर्स्ट ईयर का तक किया था, सेकंड SY तक किया, फिर TY कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो आप मेंशन कर सकते हो डायरेक्टली कि BBA सेकंड ईयर, उसके बाद में आपने छोड़ दिया, तो वो आपको उस हिसाब से मेंशन कर सकते हो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ओके। एक बार अपने सबके फीडबैक ले लेते हैं कि सेशन कैसा लगा, बाकी के क्वेश्चंस अगर किसी को पेंडिंग हो तो आप क्वेश्चन एंड आंसर राउंड में डाल सकते हो। फीडबैक एक बार बता दो, अच्छा लगा, बुरा लगा, सेशन कैसे लगा। जनरली इस सेशन का पर्पस ही यही था कि आपके साथ एक शेयरिंग करे, कि 1-to-1 अपने इंटरेक्शन करें, जो भी प्रॉब्लम आपको जॉब ढूंढने के अंदर फेस हो रहा है उसका कुछ सॉल्यूशन लाए, जो भी गैप रह जाते हो आपके और रिक्रूटर के बीच में उसका कुछ सॉल्यूशन आए। तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज बता दीजिए अच्छा लगा बुरा लगा सेशन, एक बार फीडबैक दे दीजिए। थैंक यू रवि, थैंक यू ध्रुव फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू संदीप। अगर अगेन वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस, किसी को भी डिस्कस कुछ करना हो तो आप अपना माइक एक बार अनम्यूट कर लीजिए और अपने क्वेश्चन एंड आंसर डेफिनेटली लेंगे। Thank you, Sohel. Thank you for sharing. Thank you, Vinod. Thank you, Yankit. Thank you, Rupesh. Thank you, Krunal. Thank you, Viral. Thank you, Yogesh. Again, definitely आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई इम्प्रूवमेंट हो तो आप हमको बता सकते हो। जॉब के सैलरी रिलेटिंग अभी भी किसी को क्वेश्चन हो तो सैलरी में जैसे मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका टेक्निकल स्किल्स ही है, उसके बाद में एक्सपीरियंस आता है। अगर आपका टेक्निकल स्किल्स अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस कम है, तभी भी आपको अच्छी सैलरी ऑफर हो सकती है। जब आप मांगो तब आपको अपनी सैलरी जस्टिफाई करेंगे, हम लोग आपको उसके हिसाब से जॉब प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का है लेकिन मैं 30,000 के नीचे से काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को इतना काम आता है। ठीक है, yes, anyone else? Thank you Vinod for sharing, thank you Yankit, thank you Kunal, Vimal, thank you Suhas, thank you Gupta, Bhavna Gupta, thank you Digal, thank you Fayyaz, thank you Priyanka। और किसी का कुछ भी शेयरिंग हो जॉब के रिलेटेड, सैलरी के रिगार्डिंग, एग्जिस्टिंग कंपनी में कोई दिक्कत आ रही हो है ना, तो हम उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन वी कैन हैव अ डिस्कशन। आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो कि सर इस कंपनी में मेरे को पोजीशन अच्छी नहीं मिल रही, या फिर आप जूनियर में काम कर रहे हो, मेरे कंपनी में मेरे को ग्रोथ नहीं मिल रहा, तो क्या उसमें सॉल्यूशन होना चाहिए है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ भी हो तो आप शेयरिंग कर सकते हो। Yes, anyone else जिसको क्वेश्चन हो, बिगल आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हो। हेलो सर। यस, कौन? रवि सोलंकी। जी रवि बताइए। यस सर, मैं पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम अभी तो मेरा 1 साल, मगर एक साल है तो ये ट्रेनिंग जैसा ही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर ऐसा है कि जब काम में कोई एक्सपीरियंस ना हो और ज़्यादा सीखना हो कि क्या कि जब भी कोई नई जगह पे इंटरव्यू लिया जाए तो वो सब वही मांगते कि TDS TCS है, GST है, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, वो ऐसा मांगते हैं। अब फ्रेशर से तो कैसे नॉलेज होगा, तो उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग रिलेटेड कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करें। ओके रवि, थैंक यू फॉर शेयरिंग। सो रवि जी, आप मैंने जैसे बताया सेशन के अंदर कि आप 3 चीज कर सकते हो। नंबर 1 चीज ऐसी है कि आप यूट्यूब इज फ्री फॉर एवरीवन। यूट्यूब के अंदर क्या क्या चीज आपको सीखनी है वो मैं आपको बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर चीज आप पहले सीखिए फर्स्ट स्टेज के ऊपर, उसके बाद में सेकंड स्टेज में ये सीखिए। दूसरी चीज आती है ऑनलाइन। आप बोलोगे कि यूट्यूब में क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन है, पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हजारों लोगों ने वीडियो बनाया। आप बोलोगे कि यार मेरे को पर्टिकुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे दो कि जहाँ पे मैं कुछ नॉमिनल अमाउंट पे करके वो पूरा डिटेल में सीख सकूँ।
तो वो भी मेरे पास मिल जाएगा। हम लोग एक पर्टिकुलर पोर्टल आपको दे देंगे जहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। आप वहाँ से सेशन देख पाओगे ऑनलाइन। वो भी मैं आपको अभी स्क्रीन शेयरिंग करके अगर आपको देखना तो दिखाता हूँ। थर्ड ऑप्शन है कि आप फिजिकल ट्रेनिंग ले लो। फिजिकल ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग के हिसाब से कंपेरेटिवली आप कॉस्ट में ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, लेकिन आपका इफेक्टिवनेस जो है वो वहाँ पे ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो एज अ फ्रेशर ऐसा नहीं कि जैसे आपको जॉब नहीं मिल सकती। लोगों को भी ऐसा नहीं, कंपनी को भी ऐसा नहीं चाहिए कि यार फ्रेशर को जीरो से सिखाना पड़े, ऐसा लोगों को हायर नहीं करना चाहिए। अगर आप थोड़े नॉमिनल अमाउंट इन्वेस्ट करके फिर कंपनी में जाओगे और बोलोगे यार मेरे मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये सब काम मैंने सीखा है, ये सब मैं काम कर लूंगा, अब मेरे को टाइम दीजिए, फिर काम देख के आप मेरे को बताना, ठीक है। तो उतना कॉन्फिडेंस आपको लाना पड़ेगा, उतना आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद में ही आपको बेनिफिट होगा। तो रवि आपको यही करना है कि आपको यूट्यूब से, ऑनलाइन कोर्सेज से या फिर फिजिकल ट्रेनिंग से सीखना है, उसके बाद में कंपनी को अप्रोच करना है, क्योंकि हर एक कंपनी में ऐसा किसी को फ्रेशर नहीं चाहिए। अगर फ्रेशर कोई ढूंढ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके पास बजट नहीं है। हाँ, until unless it is very big company, यहाँ पर ट्रेनिंग के पूरे उनका सेटअप होता ही है। बाकी के 80% 90% कंपनी में ट्रेनिंग का सेटअप नहीं होता जो इन हाउस ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, तो वो लोग बिना एक्सपीरियंस के आदमी हायर नहीं करेंगे until unless आपके पास टेक्निकल स्किल्स का नॉलेज हो कि सर मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, ये देखो मेरा सर्टिफिकेट है ना। यूट्यूब पे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर और फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वहाँ पे एग्जाम जैसे कि हम कराते हैं तो हम लोग एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम ये हो गया, थियर एग्जाम से हो गया, उसके ये स्कोर है। तो वो चीज लेके आप कंपनी के पास जाओगे तो आपको दिखेगा कि यार इसने ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग लेने के बाद एग्जाम दी है जहाँ पे उसने इतना स्कोर किया है। हम लोग एंट्रीज का भी एग्जाम लेते हैं कि पर्टिकुलर एंट्रीज करके दो, टीडीएस का हो, जीएसटी का, वॉटेवर हो, एंट्री करके दो, तो उसके हिसाब से आपका एक स्कोर कार्ड बनता है। तो वो सब प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेगी। थैंक यू सर। ठीक है, एनीवन एल्स इसको कुछ हेलो शेयर करना हो तो वो। हेलो जी सर, अपना नाम बताएं और अपना सवाल पूछिए। सर, मेरा नाम विनोद पाटिल है। मेरा सवाल है कि मैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, डर जाता हूँ कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाएगा और कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ। ओके, तो बिल्कुल वैलिड सवाल है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस काफी बार ऊपर नीचे हो जाता है इंटरव्यू के दौरान, लेकिन आपको क्या है कि उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इंटरव्यू के बिना प्रैक्टिस से जाओगे तो वो सामने वाला को पता लग जाएगा कि इनका कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बहुत चीज मैटर करती है। काफी बार मेरे पास भी ऐसा कैंडिडेट आते हैं जिसको आता सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस में वो मार खा जाता है। तो एक क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन कि यार ये काम बराबर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है विनोद, कि आपको प्रोबेबल क्वेश्चंस का लिस्ट बनाना है कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, जी सर। ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन के सवाल तो हम बता देंगे, जैसे कि स्टार्टिंग आ गया कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, है ना। तो क्या बताना है कि यार मेरा नाम विनोद है, मेरा पिछला एक्सपीरियंस ये है, मैं पिछली कंपनी में ये काम करता था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है ना, तो मेरे को ये काम आता है। अपने एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। दूसरा वो पूछेंगे टेक्निकल सवाल, तो जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपको टेक्निकल क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना है। उसके आंसर जैसे कि जीएसटी के ड्यू डेट्स हो गए, टीडीएस के ड्यू डेट्स हो गए, टीडीएस के रेट्स हो गए, है ना। तो वो सब टेक्निकल चीजें आपको स्टडी करके जाना है, सबसे जी सर। इम्पोर्टेंट। तीसरी चीज, अदर रेलेवेंट टॉपिक्स, जैसे कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे, सर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो आपको बताना कि सर मेरे फैमिली में 4 लोग हैं। मेरे पापा की जो ये पर्टिकुलर काम करते हैं, मेरे मदर जो हाउस मतलब मदर जो है वो व्हाटएवर जो आपके काम कर रहे होगी तो वर्किंग होगी तो वो हाउस वाइफ हो, तो वो आपके फैमिली में और कौन है, बोले भाई है, भैया है, वो ये काम करते हैं, उनकी वाइफ है तो वो भी हाउस वाइफ है, मेरा एक बेटा है, मेरी ये वाइफ है। तो उसके बारे में क्या क्या फैमिली बैकग्राउंड है वो बताना है। हम लोग ये पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, इतने टाइम से रह रहे हैं और खुद का घर है। जी तो सर। क्वेश्चंस की एक बार लिस्ट बना दीजिए ना। उसके बाद में आपको मोस्ट आप गूगल भी कर सकते हो, अगर आपको पता नहीं किया इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन, जनरल सवाल, टेक्निकल सवाल तो आपको पता लग जाएगा, जनरल सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं, एचआर क्या सवाल पूछता है, स्टेबिलिटी क्या पूछता है,
पिछली कंपनी में जॉब क्यों छोड़ा, तो कॉमन सवाल है। तो वो उसका क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रॉपर रेडी होना चाहिए, है ना। आप अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को एक बार में या मेरे को या मेरी टीम को रीच आउट करना, हम लोग एक बार आपका मॉक इंटरव्यू ले लेंगे। मॉक इंटरव्यू लेंगे तो आपको पता लग जाए। ऐसा ही इसीलिए हम लोग मॉक इंटरव्यू करते हैं, हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू करते हैं। जब भी मेरे पास कोई आता है हम लोग उसका मॉक इंटरव्यू करते हैं पर्टिकुलर कंपनी के लिए। उसके अंदर आप क्या आंसर दे रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करो, क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कॉमन क्वेश्चन ही होंगे। वहां पर फिजिकल इंटरव्यू में आपको सेम सवाल पूछते हैं, तो उसका आंसर आपको देना चाहिए। ठीक है विनोद जी तो आप क्वेश्चंस एक बार लिस्ट आउट करके उसका प्रोबेबल आंसर एक बार दिमाग में नक्की करके जाइए। ओके हेलो सर, सर। थैंक यू। यस, आपका नाम? सर दिगल गांधी बोल रहा हूँ। जी जी दिगल भाई बताइए। सर अभी हमने जो रिज्यूम में क्या क्या होना चाहिए वो डिस्कस कर लिया। हम्म अभी एक अकाउंटिंग मैनेजर या सीनियर अकाउंटेंट जो होता है, उसका जो प्रोफाइल होता है, तो उसके अंदर क्या क्या नहीं होना चाहिए वो भी तो थोड़ा डिस्कस कर ले। मतलब मैं समझा नहीं। जैसे कि बहुत मैंने आपसे वो बात करी जो 7 पेजेस का पूरा प्रोफाइल बनाया था। अब उसमें जो भी एक्सेसिव चीजें थी वो मेरे को नहीं पता है, मैंने एक्सेसिव देखा। तो आपको क्या क्या नॉलेज था उसमें? तो वो प्रोफाइल जो के बारे में पूछ रहे कि प्रोफाइल में क्या नहीं होना चाहिए वो। सब नहीं होना चाहिए जिससे अपना रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाए। ओके, प्रोफाइल मैंने बताया कि वो बहुत ही सॉफ्ट नहीं होगा। एक बार आप म्यूट कर लीजिए ना जो भी। प्रोफाइल क्या होता है कि काफी लोग आधे पेज का प्रोफाइल बनाते हैं, है ना। तो आधे पेज का प्रोफाइल भी नहीं होना चाहिए, नेसेसरी डिटेल्स भी नहीं होती, तो वहां से एक रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा ये मैंने बताया कि वो और फोटो खींच के भेजते हैं, इट ऑल्सो क्रिएट्स अ नेगेटिव इंप्रेशन, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, बिना मतलब की बातें काफी बार होते हैं कि यार बिना मतलब का चीजें डाल दिया प्रोफाइल के अंदर, है ना, कि जो जिसका कुछ रेलेवेंस ही नहीं है, तो वो बिना मतलब की चीजें डाल लोगे तो वो नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि करियर ऑब्जेक्टिव में जो कॉमन सी बात है कि हर लोग 90-95% लोग करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर ये चीज डाल देते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, जो नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है। अगर उसमें आप अपना एक्चुअल में डालोगे, आपके गोल डालोगे ना, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। अगर आपको सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, है ना। तो वो एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर चीज एकदम कट शॉर्ट स्क्रिप्ट्स में डाले। पहले जो डिटेल्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए। ये निकल ओके जाए। सर। ओके सर। तो वो तो क्या है कि सर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से है और कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। मैं ये तो बिलीव करता हूँ कि फॉर्मेट अगर आप गूगल से उठा रहे हो तो ऐसा फॉर्मेट चूज करें कि सब डिटेल्स आप जो चाहिए वही डिटेल्स डालें, फॉर्मेट के हिसाब से डिटेल ना डालें। क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से डालोगे ना, कोई पर्टिकुलर चीज जबरदस्ती डालोगे, है ना, जैसे कि कोई जिसकी जरूरत ही नहीं है अपने को उस पर्टिकुलर चीज की प्रोफाइल के अंदर, तो वो ना करें। ठीक है। Yes, anyone else? Because we are already running over time. अगर किसी को और के क्वेश्चन हो तो we'll take, or else we'll close the session. थैंक यू एवरीवन। और भी किसी के क्वेश्चन हो कल परसों कभी भी हो तो आप मेरी टीम को रीच आउट कर सकते हो। मैं मेरी टीम के नंबर एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ। आप ये नंबर एक बार सेव कर लेना, आपको कभी भी जरूरत पड़े जॉब रिलेटेड कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आप तो इनको रीच आउट कर सकते हो। मेरे सभी टीममेट्स के नंबर में डाल रहा हूँ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। अर्चना जो है वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स का सब कोऑर्डिनेट करते हैं, तो अगर ट्रेनिंग्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास आ रहे हो मतलब आपको ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है। आपको कुछ भी डिस्कस करना हो, है ना, और जनरल ट्रेनिंग के रिलेटेड, तो अभी आप हमको रीच आउट कर सकते हो। अर्चना का नंबर मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है और ट्रेनिंग। बाकी जॉब के लिए आप लोग मेघना
अमीषा और मोहम्मद को रीच आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। संडे की मॉर्निंग में आप टाइम निकल के आए, इसके लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। ओके, वी आर क्लोजिंग द सेशन नाउ। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Ketu bhai, for conducting such a wonderful session. थैंक यू। And thank you everyone for joining us.